देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम। अच्छा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। ठीक है, देखो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। दो टॉपिक है, ठीक है, एक ही साथ होता है। तो पहले परमुटेशन सीखेंगे, उसके बाद कॉम्बिनेशन, ठीक है। और ये चैप्टर काफी अच्छे से करना है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक साथ होता है और सेट थ्योरी, क्योंकि जब तुम लोग स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी करोगे, ठीक है, तो वहां पर भी ये कंसेप्ट काम आएगा। जब तक परमुटेशन कॉम्बिनेशन और सेट थ्योरी का हमें नॉलेज नहीं होता है, स्पेशली परमुटेशन कॉम्बिनेशन, सेट थ्योरी तो ठीक है वो बहुत बाद आता है। मतलब जो हम लोग प्रोबेबिलिटी सीखेंगे ना, उसमें सेट थ्योरी का जो कंसेप्ट है वो भी सीखना जरूरी है, बट वो सारे क्वेश्चंस पे एप्लीकेबल नहीं होता है। लेकिन परमुटेशन कॉम्बिनेशन हमें बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। उसके बिना हम लोग कभी भी प्रोबेबिलिटी को नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है, मतलब कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, देखो अभी तो हम लोग परमुटेशन पढ़ेंगे, उसके बाद ये कंप्लीट होता है तो कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें पढ़ना पड़ेगा फंडामेंटल रूल्स। हम बताएंगे क्या क्या होता है, ठीक है। लिखो फंडामेंटल रूल्स। फंडामेंटल रूल्स है दो मेन परमुटेशन में। फर्स्ट जो है, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल्स, यहाँ पर मैंने मल्टीप्लिकेशन का साइन दे दिया। इसके बाद एडिशन रूल्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन रूल्स को मैथ्स में बोला जाता है एंड, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन जो होता है उसके लिए जो, ये देखो ये तो साइन हो गया, ठीक है, ये एंड यूज होता है मल्टीप्लिकेशन के कंसेप्ट में, और इसमें और यूज होता है। मतलब कहीं पर अगर अगर हमें लगता है कि और का सिचुएशन आ रहा है, और का मतलब या तो ये कर लो या फिर वो कर लो, ठीक है। हमें मान लो दो चीज दिया गया है, ए और एक बी, ठीक है। अब हमें या तो ए चूज करना है या फिर मतलब ए और बी, तब होता है एडिशन, ठीक है। और अगर हमें दोनों लेना है ए एंड बी, तब होता है मल्टीप्लिकेशन। एंड होने से मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन माना जाता है, और होने से जो है प्लस माना जाता है, ठीक है। ये हर जगह पे एप्लीकेबल होता है, जहां भी ये और एंड से हम लोग मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को समझाते हैं, वहां पर ये काम आता है। गुड मॉर्निंग अंजलि। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, अब ये जो मैंने दो रूल्स बताया, अभी जो मैंने तुम लोग को बताया, उसके हिसाब से तुम लोग को मुझे बताना है। हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है। तुम लोग को बताना है कि वो कैसे होगा। जैसे कि देखो, मान लो ये है मिस्टर ए, ठीक है, सपोज ये है मिस्टर ए, ठीक है। इनको मान लो कोलकाता से ट्रैवल करके सिलीगुड़ी जाना, ठीक है। कोलकाता से सिलीगुड़ी जाना है। अब कोलकाता से सिलीगुड़ी ना हम लोग ट्रेन से भी जा सकते हैं, ट्रेन का अवेलेबिलिटी भी है, और बस का भी अवेलेबिलिटी होता है, ठीक है, बस से भी जा सकते हैं, ठीक है। अब अगर कोलकाता से सिलीगुड़ी जा रहे हैं, ठीक है, तो इनके पास दो ऑप्शन है। जैसे कि मैंने अभी बोला, ये बस से भी जा सकते हैं, ठीक है, ये ट्रेन से भी जा सकते हैं। अच्छा, अब हम कुछ बस का ऑप्शंस दे रहे हैं। जैसे मान लो इन्हें दिख रहा है कि तीन बसेस, वैसे बहुत सारा बस होता है, हम जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं, बस वन, बस टू और बस थ्री, ठीक है। ये तीन बस है, ये तीन में से कोई भी एक ही बस ऑब्वियसली वो चूज करेंगे अगर बस में जाना है। और ट्रेन मान लो दो है, ट्रेन वन और ट्रेन टू, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इन हाउ मेनी
वेज, वेज मतलब क्या बोले, तरीका, ठीक है। कितने सारे वेज के थ्रू मिस्टर ए कैन ट्रैवल फ्रॉम कोलकाता टू सिलीगुड़ी। तो मेरा क्वेश्चन जस्ट इतना है कि वो कितने सारे तरीके हैं इनके पास। बेसिकली वेज का मतलब यहाँ पर ऑप्शन, मान लो कितने सारे ऑप्शन है जिसको एबल करके ये कोलकाता से सिलीगुड़ी जा सकते हैं, बोलो। टोटल ऑप्शंस तुम लोग को मुझे बताना है, टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस। ऐसे ही पूछ लो, बताओ क्या हो। मैम 5। 5 ऑप्शन, अच्छा। क्या क्या बोलो, सही बात, 5 ऑप्शन। कौन कौन सा? या तो बस 1 से जा सकते हैं, मैम या तो बस 2। तीनों बस में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं वो, और 2 ट्रेन का भी ऑप्शन है, तो टोटल 5 हो गया। हाँ, मतलब या तो इससे चले जाओ, या फिर 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 इससे चले जाओ। মানে যেটাকে বাংলাতে বলে এটাতে যাও, অথবা এটাতে, অথবা এটাতে, অথবা এটাতে, অথবা এটাতে। অথবা মানে বাংলাতে হয়ে গেল और, या फिर का मतलब ही हिंदी में हो गया और, ठीक है। तो अगर और हो रहा है तो इसका मतलब, देखो, हमें एडिशन रूल्स लगाना पड़ेगा। और हो रहा है तो एडिशन रूल्स। अभी देखो आंसर जो हुआ वो 5 हुआ। कैसे 5 हुआ? देखो, बस का कितना ऑप्शन है? 3। ट्रेन का कितना है? 2। टोटल 5 ऑप्शंस हो गया, ठीक है। टोटल कितना ऑप्शन हो गया? 5 ऑप्शन। तो यहां पर हम लोग ऐसे लिखेंगे, टोटल वेज ऑफ गोइंग, ठीक है। जाने का कितना सारा ऑप्शन हो गया? 3 + 2 = 5। अगर सोचो ना, तुम लोग ही जाना चाहते हो, तो तुम लोग को अगर दिख रहा है कि इतना सारा जो है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, तो हम लोग सोचेंगे हमारे पास 5 ऑप्शन है, इसमें से कोई भी एक ऑप्शन अवेल करके हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे लिए ऑल्टरनेटिव्स था, ठीक है। ये बस 1, ट्रेन 1, बस 2, बस 3, जो भी बोलो, ये बस और ट्रेन जितने भी थे हमारे लिए सारे ऑल्टरनेटिव्स थे, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देते हैं ऑल्टरनेटिव्स, ऑल्टरनेटिव वेज बाई बस और ट्रेन, ठीक है। हमारे पास ऑल्टरनेट वे है, या तो बस में चले जाए या तो ट्रेन में चले जाए। तो और का जब भी बात आएगा तो 5 हो जाएगा। वैसे भी देखो, तुम लोग लॉजिकली भी यहाँ पर देखोगे तो तुम लोग के पास 5 ही ऑप्शन होगा, ठीक है। अब एडिशन रूल्स को अगर हम थोड़ा मैथमेटिकली लिखे, ठीक है, ये तो एडिशन रूल्स बताया था, इसको अगर हम लोग मैथमेटिकली लिखे तो ये यहाँ पर कैसे होगा पता है? यहाँ पर हम लोग एडिशन रूल्स को ऐसे लिख सकते हैं, नीचे ही लिखवाते हैं। अगर तुम लोग का जगह है तो इसके नीचे भी लिख सकते हो, या फिर मेरे जैसे लिख दियो तो अब नीचे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, एडिशन रूल्स का हो गया, वेन टू थिंग्स, ठीक है, कोई भी दो चीज, ठीक है। वेन टू थिंग्स आर ऑल्टरनेट, अगर हमारे लिए कोई भी दो चीज ऑल्टरनेट है, ऑल्टरनेट मतलब ऑप्शनल हो गया, या तो ये ले लो या तो वो। जैसे तुम लोग एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है तो वहां पे ऑल्टरनेट रहता है ना। जैसे मान लो यहाँ पर ग्रुप ए में तुम लोग को क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दे दिया और बता दिया है ऊपर कि 1 और 2 को चेक करना है, तो फिर तुम लोग का ऑल्टरनेट हो गया, 1 करोगे तो भी चलेगा, 2 करोगे तो भी चलेगा, वही हो गया ऑल्टरनेट। एंड कैन बी डन कैन बी डन इन, ये देखो ये सब वेज है, बस वेज मतलब तरीका, ठीक है। यहाँ 3 तरीका, यहाँ 2 तरीका, ठीक है। अब इसको जब हम लोग नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है, कैन बी डन इन एम कॉमा इन वेज रेस्पेक्टिवली। एम कॉमा एन वेज का मतलब ये देखो 3 और यहाँ पर 2 एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। तो हम लोग का टोटल वेज कुछ ऐसा होता है, एम प्लस एन। ये हो गया हम लोग का फॉर्मूला, ठीक है, ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया।
यहाँ पर दिया हुआ है m प्लस n रेज, ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया। और ये देखो तुम लोगों ने वही मुझे बताया, आंसर दिया कि 3 + 2 यानी कि 5 वेज हो जाएगा। ठीक है, 3 + 2 यानी कि 5 वेज हो जाएगा। ये हम लोग का जब और वाला ऑप्शन होता है। चलो यही मिस्टर ए वाला जो एग्जाम्पल है, इसको हम और एक तरीके से बताते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मिस्टर ए है, ठीक है, मैंने इनका ट्रेवलिंग रूट तुम लोग को बोला कोलकाता से सिलीगुड़ी। ठीक है, तो कोलकाता से सिलीगुड़ी ट्रैवल करके इनको जाना भी है और मान लो वापस भी आना है। ठीक है, मतलब अभी हम लोग पूरा राउंड में सोच रहे हैं कि हम लोग जाएंगे, मतलब मिस्टर ये सोच रहे हैं हम जाएंगे कैसे वो भी देख लेते हैं और वापस आएंगे कैसे वो भी देख लेते हैं। ठीक है, और ऑप्शन हम थोड़ा सा कम कर देते हैं ताकि मुझे लिखने में आसानी हो। अब ये तो देखो जाने का जो है, ठीक है, यही वाला रखते हैं। देखो जाने के लिए इतने सारे ऑप्शन है, बस 1, बस 2, बस 3, ट्रेन 1, ट्रेन 2 जाने के लिए। ठीक है, अब रिटर्न आने के लिए क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन है वो भी तो देखना पड़ेगा। तो मान लो रिटर्न आने के लिए इनको ऑप्शंस दिख रहा है, बस का 2 ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, बस का 2 ऑप्शन है और ट्रेन का सपोज कि एक ही ऑप्शन है। ठीक है, ट्रेन का सपोज एक ही ऑप्शन है। अब हम नाम क्या देंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मैंने 3 तक दे दिया है, तो हम थोड़ा सा ताकि समझ में आए कि क्या क्या नाम है, तो हम इसको 4 और इसको 5 दे देते हैं। ठीक है, बस नंबर 4 और बस नंबर 5 से वो रिटर्न आ सकते हैं या फिर ट्रेन नंबर 3 से वो रिटर्न आ सकते हैं। अब मेरा क्वेश्चन सुनो, अब मेरा क्वेश्चन है इन हाउ मेनी वेज, कौन है भाई, फोन किए जा रहा है, नहीं उठा रहे, ही कैन प्लान his complete जर्नी। ठीक है, कितने तरीके से वो अपने जर्नी जो है पूरा पूरी कंप्लीट कर सकते हैं। जर्नी कंप्लीट करने का मतलब क्या होता है, कहीं जहां से भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वहां पर वापस आना। ठीक है, वो तो मैंने एरो एरो से ही दिखा दिया। अब तुम लोग को बोलना है कि वो कितने तरीके से अपना पूरा जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब पूरा जर्नी का मतलब कैसे जाना है और कैसे आना है। तो इसका इनके पास कितना सारा वेज है, कितना तरीका है, बता सकते हो? 8 5 into 3 5 into 3, 5 into 3, 8 नहीं होगा, 15 वेज होगा। ठीक है, कैसे देखो हम बताते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर हम नॉर्मल लिख रहे हैं जाना और यहाँ पर लिख दिया मैंने आना। ठीक है, मतलब जाना और आना। जाने का ऑप्शंस क्या क्या है देखो, बस 1, बस 2, बस 3। ठीक है, और ट्रेन 1 और ट्रेन 2। ठीक है, अब आने का ऑप्शन मैंने तुम लोग को क्या क्या लिखा, बस 4 और बस 5 और ट्रेन 3। ठीक है, तो अब देखो जाने के लिए इनके पास 5 ऑप्शंस है। ठीक है, और आने के लिए इनके पास 3 ऑप्शंस है। ये सब तो ऑप्शन है ना, कोई भी एक तरीके से आएंगे, या तो ट्रेन 3 में चढ़ जाएंगे, या तो बस 5 में, या तो बस 4 में। ठीक है, तो इनके पास इधर तो 3 ऑप्शन है, ये तीनों में से किसी भी एक का टिकट बनाएंगे तो वो घर पहुंच जाएंगे, मतलब कोलकाता रिटर्न आ जाएंगे। और ये सब में से किसी भी एक का टिकट बनाएंगे तो वो सिलीगुड़ी पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब हमें करना क्या है, अब हमें बताना है कि कितने सारे प्रोबेबल ऑप्शंस हो सकते हैं। तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं, हम लोग को ऐसे बोलना चाहिए। देखो वो बस 1 से जा सकते हैं। ठीक है, बस 1 से जा सकते हैं, ये देखो हम ज्यादा एरो लगाएंगे फिर जो है पूरा खराब हो जाएगा। ये देखो बस 1 से जा सकते हैं, बस 4 से वापस आ सकते हैं। ठीक है, देखो अगर किसी को भी नहीं समझ में आए मुझे बोलो कि फिर से बोलने के लिए हम बता रहे एक एक करके। बस 1 से जा सकते, बस 4 से आ सकते, बस 1 से जाके बस 5 से भी आ सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, बस 1 से जाके बस 5 से आ सकते हैं। और क्या हो सकता है, बस 1 से जाके ट्रेन 3 से आ सकते हैं, बस 1 से जाएंगे ट्रेन 3 से लौट के आ जाएंगे। हो गया, ठीक है, ये एक पेयर बन गया। अब बस 2 का देखो, बस 2 के केस में भी वैसे ही होगा, बस 2 से चले जाएंगे और बस 4 से वापस आ जाएंगे, या फिर बस 2 से जाएंगे बस 5 से आ जाएंगे। ठीक है,
अगर तुम लोग को भी कहीं जाना हो, तुम लोग देखते हो ना भी तुम लोग के टाइम के साथ कौन सा जो है ऑप्शन तुम लोग के लिए बेटर होता है, तो तुम लोग ढूंढते हो ना कि इसमें चले जाएंगे, इसमें आ जाएंगे, या फिर इसमें जाके इसमें भी आ सकते हैं। वैसे ही ये भी अपना देख रहे हैं। तो ये हो गया बस 2 का ऑप्शन। ठीक है, सेम तरीके से बस 3 का तुम लोग खुद से लिखो। बस 3 का भी ऐसे होगा, ये 3 जो है सेट इसमें भी बन जाएगा। बस 3 से जाएंगे, बस 4 से आ जाएंगे, बस 3 से जाएंगे, बस 5 से लौट के आ सकते हैं, बस 3 से जाके ट्रेन 3 से लौट के आ सकते हैं। हो गया, ठीक है। B3 वाला, अब T1 का देखो ऐसे, ट्रेन से जाके मतलब ट्रेन 1 से जाके B4 से लौट के आ सकते हैं, ट्रेन 1 से जाके B5, ट्रेन 1 से जाके ट्रेन 3 से लौट आ सकते हैं। ठीक है, और लास्ट जो ऑप्शन है वो कुछ ऐसा हो जाए। ठीक है, तो देखो T2 B4, T2 B5, T2 और T3। ठीक है, तो ये ऑप्शंस हो गया। अब तुम लोग खुद ही काउंट करो कितना हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये आंसर मेरा 15 हो गया। ठीक है, अब 15 हो गया, और ये हम लोग अगर मतलब मैथमेटिकली लिखे तो वो कैसे होगा पता है? 5 इंटू 3। ये देखो 5 इंटू 3 दैट इज 15। देखो क्योंकि अब ये जाने और आने का जो यहाँ पर हमें ऑप्शंस दिख रहा है ना, ये आपस में और हो सकता है, ये आपस में और हो सकता है, लेकिन ये दोनों अपने अंदर एंड होगा, क्योंकि हमें इधर से एक लेना है एंड इधर से एक लेना है, तभी तो जाके आप पाएंगे। आप कौन सा लेना है वो देख लो, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। तो ऐसा करके कितना सारा इनके पास जो है अवेलेबिलिटी या फिर वेज, यहाँ पर हर जगह पे तुम लोग को लैंग्वेज वेज मिलेगा, अवेलेबिलिटी लैंग्वेज नहीं मिलेगा। ऐसे क्वेश्चंस में ऐसा ही लिखा हुआ रहता है। ये मैथमेटिकल टर्म है, कितने सारे वेज या तरीके हैं जिसके थ्रू से जो है ये पूरा अपना जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो टोटल 15 वेज। ठीक है, अब इसी चीज को अगर हम लोग लिख दे यहाँ मैथमेटिकल टर्म से, तो ये कुछ ऐसा हो जाए, ऐसा लिखना पड़ेगा। इफ बोथ things to be done together, अगर कोई भी दो चीज एक साथ करना है, जैसे देखो इधर से एक लेना है और इधर से भी एक लेना है, ये जाना और आना एक साथ चूज करना है। ठीक है, तभी तो कंप्लीट जर्नी पता चलेगा। इफ बोथ थिंग्स टू बी टेकन टुगेदर देन टोटल वेज m क्रॉस n होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग के लिए कोई भी दो चीज जो है वो ऑल्टरनेट है तो और होगा, और कोई भी दो चीज अगर कंपलसरी है तो एंड होगा। अब यहाँ पर क्योंकि मेरा इतना सारा ऑप्शंस था तो मेरा इतना सारा आ गया। अब मान लो जाने का अगर एक ही ऑप्शन होता, आने का भी अगर एक ही ऑप्शन होता, तो फिर आंसर 1 होता। ठीक है, इससे जाओ इससे वापस आओ, एक ही तरीका है जाके आने का, बस बस 1 से जाओ बस 4 से वापस आओ, मान लो, और कोई ऑप्शन अगर नहीं होता। ठीक है, तो पहला चीज हम लोगों ने क्या सीखा परमुटेशन में? फंडामेंटल रूल्स में हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन और एडिशन रूल समझा। मल्टीप्लीकेशन और एडिशन रूल्स का मतलब हो गया सिंपल, मल्टीप्लीकेशन हमेशा एंड को डिनोट करेगा मैथ्स में, और जो हम लोग का एडिशन है वो प्लस को डिनोट करेगा। तो मल्टीप्लीकेशन का मतलब हो जाता है एंड, मतलब जब हमारे लिए कोई भी दो चीज ऑल्टरनेट नहीं होता है, कंपलसरी होता है। ठीक है, ऑल्टरनेट नहीं होता है, एक साथ दोनों चीज हमें लेना होता है। और अगर हमारे लिए कोई भी दो चीज ऑल्टरनेट दिख रहा है तो फिर हम लोग उसे और बोलते हैं। और में प्लस होता है, मैंने अभी भी सिखाया। और वो दो चीज कितना सारा है काउंट करो, m नंबर ऑफ थिंग्स n नंबर ऑफ थिंग्स, तो m प्लस n। यहाँ पर भी देखो m नंबर ऑफ थिंग्स या फिर वेज जो भी बोला, और यहाँ पर n नंबर ऑफ थिंग्स, तो m इंटू n, ये हम लोग का 15 हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग का मल्टीप्लीकेशन और जो है फंडामेंटल रूल्स में मल्टीप्लीकेशन और जो है इसको क्या बोलते हैं एडिशन रूल्स, ये हम लोगों ने सीखा। ठीक है, अच्छा अब हम लोग धीरे धीरे परमुटेशन को समझना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी देखो परमुटेशन ही समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन उसमें आगे जाके और भी हमें फॉर्मूला मिलेगा। अब हम लोग एक नया चीज सीखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पर फैक्टोरियल बोला जाता है। फैक्टोरियल का जो साइन है
वो कैसे होता है, जैसे देखो प्लस बोलने से तुम लोग कैसे लिखते हो पता है, ये प्लस होता है। डिवाइड बोलेंगे तो ऐसे लिखोगे, मल्टीप्लीकेशन बोलेंगे तो ऐसे लिखोगे, और अगर कुछ जैसे प्लस माइनस बोलोगे तो ऐसे लिख देंगे, स्क्वायर बोलोगे तो फिर ऐसे लिख दोगे, ठीक है। तो वैसे ही फैक्टोरियल जो ऑपरेटर है उसका भी एक साइन होता है, उसका साइन कुछ ऐसा है, ये एल जैसा, ठीक है, ऐसा हो सकता है, या फिर और एक साइन होता है ऐसा और नीचे ऐसा डॉट, ठीक है, ऐसे आई जैसा फिर नीचे ऐसा डॉट, ये मैंने इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया, ठीक है, ये साइन होता है, ठीक है, ये फैक्टोरियल का साइन होता है। अब जैसे मान लो मुझे लिखना है सपोज की 5 फैक्टोरियल, तो हम कैसे लिखेंगे, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर मेरे पास और एक ऑप्शन है ऐसे लिख सकते हैं, दोनों में से जो भी लिखो एक ही बात है, एक ही चीज को डिनोट करता है, उससे कोई फर्क नहीं। जैसे तुम लोग अगर लिखना है 5 डिवाइडेड बाई 2 ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, 5/2 लिखोगे तो भी चलेगा, सेम तरीके से फैक्टोरियल का भी दोनों में से कोई भी साइन यूज कर सकते हो। क्वेश्चन में कुछ भी दिया जा सकता है, ये भी देता है ये भी देता है, तो दोनों पता होना जरूरी है, ठीक है। अब 5 फैक्टोरियल ऐसे लिखा जाएगा, 6 फैक्टोरियल लिखना है वैसे लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, जैसे तुम लोगों ने कभी प्लस माइनस डिवाइड इनटू सीखा था, वैसे ये वाला भी सीखोगे, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, हमें 5 से लेके मल्टीप्लाई करना है 1 तक, ठीक है, मुझे 5 से लेके 1 तक जाना है बैक में काउंट करते हुए। और फैक्टोरियल का मतलब होता है फैक्टर यानी मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, तो ये होता है ऐसे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, 5 से लेके 1 तक मुझे लिखते जाना है। इसका आंसर कितना होता है, देखो मुझे ना कर करके याद हो गया, तो 120 होता है, ठीक है, तुम लोग भी याद कर सकते हो, जब प्रैक्टिस करोगे तो वो ऑटोमेटिक याद हो जाता है, बाकी कैलकुलेटर में करके देखो 120 ही होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो बोला 6 फैक्टोरियल, तो कैसे लिखेंगे, 6 5, ठीक है, 4 3 2 और 1, ठीक है। तो 6 फैक्टोरियल का आंसर कितना होगा, अगर 5 फैक्टोरियल का आंसर मेरा 120 हुआ, मतलब यहां से लेके यहां तक तो मुझे पता ही है 120 होगा, तो 120 इंटू 6, अगर किसी को टेबल याद है तो 720, 12 इंटू 6 72 होता है, ठीक है, तो 720 हो गया। अच्छा, अब देखो 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ 6 से लेके 1 तक तो मुझे पता ही है 720 होगा, 720 इंटू 7 करने से कितना होगा, ये तो मुझे भी थोड़ा देखना पड़ेगा, अभी ओरली नहीं कर रहे, ठीक है, 5040 होता है, ठीक है, तो 5040। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो हम और एक चीज बताते हैं, 7 फैक्टोरियल को हम लोग और एक तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 7 फैक्टोरियल को मैंने यहाँ लिखा 7 इंटू, तुम लोग मुझे ये बताओ 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 को तुम लोग क्या लिख सकते हो, यहाँ पर ही है, देख के बताओ, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 6 इंटू 2, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, ठीक है, इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल, आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग चाहे तो 7 फैक्टोरियल को 7 इंटू 6 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, सेम तरीके से ऐसे देखो, जैसे मान लो यहाँ पर है 9 फैक्टोरियल, ठीक है, तो 9 फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल वे में अगर लिखना है, मैंने अभी कुछ लिखा नहीं है, बाकी आगे से देख 8 फैक्टोरियल, ठीक है, 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, क्योंकि 9 के बाद क्या आ जाएगा 8, 8 से लेके ये कंटिन्यू कहां तक चलेगा, 1 तक चलेगा, ठीक है, 8 से 1 तक तो 8 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, तो ये चीज आई होप समझ में आया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम लोग ये समझते हैं कि इसका फॉर्मूला जो है वो कैसे दिखता है, ठीक है। अब ये तो हम लोगों ने नंबर से समझा, तो बहुत ही आसानी से समझ में आता है, और अभी जो समझाएंगे वो भी समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो क्या समझना है, गुड आफ्टरनून ट्यूशन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। देखो सपोज कि 8 फैक्टोरियल, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे हम तुम लोग को लिख के बता रहे हैं, 8 7
6 5 4 3 2 और 1। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा और भी इसको स्प्लिट करते हैं। कैसे? हम इसको 8 ही लिख रहे हैं। 7 को अगर मुझे 8 से रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या लिख सकते हैं? बोल सकते हो तुम लोग? कोशिश करो अगर बोल सकते हो तो। मतलब 7 मुझे नहीं लिखना है, मुझे 8 एंड समथिंग लिख के 7 करना है। क्या करें कि वो 8 से 7 रिप्रेजेंट हो? क्या लिख सकते हैं? 8 - 1 फैक्टोरियल। না ফ্যাক্টোরিয়াল তো হবে না, 8 - 1 হবে, এখানে তো ফ্যাক্টোরিয়াল নেই। हाँ 8 मैम 8 - 1, ठीक है। 6 को क्या लिखोगे फिर? 8 - 2। 5 को क्या लिखेंगे? 8 - 3। 4 को क्या लिखोगे? 8 - 4। 3 को क्या लिखोगे? 8 - 5। 2 को क्या लिखोगे? 8 - 6। ठीक है, और 1 को क्या लिखोगे? 8 - 7। ठीक है, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि इसका मतलब इसको 8 को 8 ही रखा, 7 को मैंने 8 से रिप्रेजेंट किया, 6 को भी मैंने 8 से रिप्रेजेंट करने का कोशिश किया, 5 4 3 2 1। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला समझ में आएगा। अब ये 8 को हम लोग यहाँ पर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 8 हो, जो भी हो उसको हम लोग बोलते हैं n। ठीक है, n नंबर। ठीक है, ये नंबर है। तो हम लोग n फैक्टोरियल को क्या बोल सकते हैं? जैसे 8 फैक्टोरियल के स्टार्टिंग में 8 लिखा, तो n फैक्टोरियल के स्टार्टिंग में क्या लिखोगे? बोलो, देख देख के सोच के बताओ क्या लिखना चाहिए। अगर 8 फैक्टोरियल का स्टार्टिंग 8 से होता है तो n फैक्टोरियल का स्टार्टिंग कितने से होगा? n मैम n से ही होगा। n होगा। ठीक है, उसके बाद वाला, जैसे ये 8 - 1 है, n - 1, उसके बाद n - 2। ठीक है, ऐसे करके चलता जाएगा। n - 3, n - 4, ऐसे करके n - 5। ठीक है, ऐसे करके चलता जाएगा। ठीक है, डॉट 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 चलता जाएगा। लेकिन लास्ट कहां तक होगा? ये तो n है, ये 8 था तो मुझे पता है लास्ट जो है ये 8 - 7 हुआ। इसका लास्ट जो है, इसका लास्ट हम लोग क्या लिखेंगे? ये डॉट डॉट करके चलता जाएगा, लेकिन एक, हाँ बोलो n माइनस, बोलो बोलो। n - n होने से तो 0 हो जाएगा। मुझे लास्ट का हमेशा क्या चाहिए? कोई भी नंबर हो, बोलो लास्ट का क्या चाहिए? 1 1। ठीक है, तो मेरा लास्ट 1 तक ही जाएगा। 8 - 7 1 हो रहा है, क्योंकि यहाँ तो मेरा नंबर है ना, तो मुझे पता है कि लास्ट 7 लिखना है। यहाँ मुझे नहीं पता है कि लास्ट क्या लिखना है, लेकिन मुझे ये तो पता है कि लास्ट में मेरा 1 आएगा। 1 के आगे वाला क्या आएगा बोल सकते हो? अगर हम लोग इसको n से रिप्रेजेंट किए, अब ये तो लिखते जाओगे तो लिखते ही जाओगे ना, n - 6 7 8 9 10 11, मतलब खत्म नहीं होगा। लेकिन मुझे पता है एंड वाला हमेशा 1 होगा, ये n का वैल्यू चाहे कुछ भी हो। और 1 के आगे वाला, 1 के आगे बोलो कंफर्म कौन सा नंबर होगा? चाहे कोई भी फैक्टोरियल उठा लो, सबसे लास्ट 1 होता है, उसके आगे 2, उसके 2 आगे 3, है ना। उस कोई भी फैक्टोरियल ले लो तुम लोग, कोई भी फैक्टोरियल लिखो। अगर पूरा लिख रहे हो, इस तरीके से तो नहीं, जब पूरा लिख रहे हो कोई भी फैक्टोरियल लो, सबसे लास्ट 1, उसके आगे 2 ही आएगा, उसके बिफोर 3, फिर बिफोर 4, ऐसे ही आएगा एंड ये चलता जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूले को तो इस तरीके से डिफाइन किया गया है, क्योंकि लास्ट का तो पता नहीं भाई n को कितना तक लिखे, तो इसके आगे 1, इसके आगे 2, इसके आगे 3, और यहाँ पर भी डॉट 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 डॉट। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि देखो बीच का कहां तक जाए वो मैं नहीं पता, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द नंबर। ठीक है, तो हम लोग का n फैक्टोरियल का फॉर्मूले को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? n इंटू n माइनस 1, n - 2, इतना ज्यादा नहीं लिखा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, डॉट डॉट करके 3 2 1। ये होता है मेरा n फैक्टोरियल का फॉर्मूला। ठीक है, कोई भी नंबर हो उसका फॉर्मूला हमारा इस तरीके से होता है। n फैक्टोरियल का मतलब हो गया n, फिर n - 1, n - 2, ऐसे करके चलता जाएगा। और अगर एंड से देखोगे तो 1 आएगा, उसके आगे 2, फिर 3 4 5 6, ऐसे करके चलता जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि n फैक्टोरियल का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो ये देखो पहला हम लोगों ने एक कैलकुलेशन कैसे इस पे चलेगा वो हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, अच्छा अब तुम लोग को हम एक
क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि कैलकुलेट 18 फैक्टोरियल, तुम लोग 18 फैक्टोरियल मुझे कैलकुलेट करके बताओ कैसे बताना है तुम लोग को। ऐसे डिजिट में मतलब मल्टीप्लाई करके बताना है कैलकुलेटर पे, ठीक है। अपना अपना कैलकुलेटर लेके करके मुझे बताओ कि क्या कोई आंसर तुम लोग को दिखा पा रहा है कैलकुलेटर या नहीं दिखा पा रहा है। तुम लोग चेक करके देखो, 18 से लेके 1 तक करना है। तुम लोग चेक करके देखो कि तुम लोग को कोई आंसर कैलकुलेटर दिखा पा रहा है कि नहीं दिखा पा रहा है, ठीक है। साइंटिफिक से नहीं करना है, वैसे भी एग्जाम में साइंटिफिक अलाउड नहीं होता है। अगर किसी के पास भी साइंटिफिक है तो उसका इस्तेमाल मत करो, क्योंकि वो उसमें आ जाएगा आंसर। हमें तो कॉमर्शियल वाला लेना है, वो अलाउड नहीं होता है। तुम लोग मुझे बताना क्या दिखा रहा है तुम लोग का कैलकुलेटर। बोलो। एरर दिखा रहा है। एरर, एरर दिखाएगा, ठीक है। मेरे यहाँ पर दिखाएगा कांट बी डिफाइंड, हम तुम लोग को दिखाते हैं एरर। तुम लोग के कैलकुलेटर के स्क्रीन के ऊपर ई दिखाएगा, ई या फिर एरर भी लिखा हुआ हो सकता है, जैसा जिसका कैलकुलेटर है, ठीक है। 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 8 7 6 5 4 3 2 1। मेरा कैलकुलेटर सपोर्ट कर दिया, छोड़ो, तुम लोग का नहीं करेगा, ठीक है। तुम लोग के पास ये वाला तो होगा नहीं, तुम लोग का नहीं करेगा। ये इस कैलकुलेटर से लेना देना नहीं है, तुम लोग का हमेशा दिखाएगा एरर। अब बोल सकते हो एरर क्यों दिखा रहा है। इस एरर का क्या मतलब है, मतलब तुम लोगों ने गलत कैलकुलेशन कर दिया या कुछ और। मैम कैलकुलेटर सपोर्ट नहीं कर रहा है, मतलब हम्म, उसका कैपेसिटी से बाहर चला गया, इतना करेक्ट। बड़ा अमाउंट। कैलकुलेटर में स्टेप्स लिखा हुआ रहता है, देखो इतने सारे स्टेप्स ही कैलकुलेटर ले सकता है। तो इसमें मल्टीप्लाई होने के बाद इतना ज्यादा वैल्यूज आ रहा है, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो मेरा कैलकुलेटर सपोर्ट कर गया। ये कैलकुलेटर जो है तुम लोग का कैलकुलेटर में ये नहीं होगा, ठीक है। तो इसी वजह से इस तरीके का जब डेटा रहता है तो हमें कभी भी ऐसे कैलकुलेट करने को देगा भी नहीं, हमें करना भी नहीं है, ठीक है। इस तरीके का चीज हमारा कैलकुलेटर सपोर्ट नहीं करता है। इसी वजह से हम लोगों ने ये ट्रांसफॉर्मेशन सीखा हुआ है कि हम लोग इसका यूज करेंगे और तुम लोग को आंसर्स ऑप्शंस भी उसी तरीके से दिया हुआ रहेगा। इस तरीके का चीज कभी पूछेगा भी नहीं, ठीक है। तो ऐसा बड़ा बड़ा डिजिट का कैलकुलेशन हमारा जो कैलकुलेटर है कॉमर्शियल वाला वो सपोर्ट नहीं करता है, उसमें होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो हम तुम लोग को एक क्वेश्चन देते हैं, तुम लोग सॉल्व करके बताओ 18 फैक्टोरियल बाय 15 फैक्टोरियल, क्वेश्चन 1। और क्वेश्चन 2 देते हैं 23 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 22 फैक्टोरियल। ये दोनों फाइंड आउट करो, ये दोनों का आंसर तुम लोग फाइंड आउट करो, करके मुझे बताओ कितना होगा। तो तुम लोग को जो ये प्रेजेंटेशन है ना इसको काम पे लगाना है, ठीक है। इसीलिए मैंने दिया है तुम लोग को ये टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन को काम में लगा के आंसर निकालना है। तुम लोग को पूरा मैम इतना इतना 6 into लिखना नहीं। 17 factorial and 6 into पहला 17 वाला factorial by 5 into 14 factorial. मुझे डिजिट में बताओ ना, मतलब ऐसे ऐसे वैल्यूज पहला में वाला बता। हाँ, 109 पहला वाला 4896 हाँ सही हुआ है। सेकंड वाला 23। हाँ, आंसर
दोनों का सही आया है मेरे पास, ठीक है। तुम लोग को डिजिट में बताना है। 18 फैक्टोरियल बाय 15 फैक्टोरियल, 23 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 22 फैक्टोरियल। आंसर जो दिख रहा है तुम लोग को स्क्रीन में वो सही है, ठीक है। देखो बाकी लोग का आ रहा है, हम और भी 2 मिनट देते हैं, ट्राई करो, नहीं होगा तुम बताते हैं। मैम 23 एसছে लास्ट अटेम्प्ट। अच्छा ठीक है, देखो हम बता देते हैं कैसे होगा। पहला वाला 18 फैक्टोरियल बाय 15 फैक्टोरियल, इसको तुम लोग को लिखना क्या है, 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू, इसके बाद 15 से 1 तक नहीं लिख के इसको 15 फैक्टोरियल लिखो, और नीचे तो 15 फैक्टोरियल है ही, ठीक है। अगर किसी ने पूरा भी लिख लिया है तो भी तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ 15 से लेके अगर तुम लोगों ने पूरा 1 तक लिख दिया है, नीचे भी 15 से लेके 1 तक लिख दिया है, तो वो तो सारा जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो वो नहीं करके हमें इस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया कैंसिल आउट होके 18, 17 और 16, ये तीनों डिजिट का मल्टीप्लीकेशन करने से 4896 आ जाता है। और सेकेंड वाला है 23 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 22 फैक्टोरियल, ये और भी आसान है। देखो 23 के बाद आता है 22। अब हम 22 से ना 1 तक नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, मतलब 23, 22, 21, 20 करके 1 तक नहीं लिख के इसको यहाँ फैक्टोरियल लिख देंगे। नीचे देखो 22 है ना, तो ये मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, पूरा नहीं लिख के इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया तो आंसर 23 हो जाएगा। तो मैंने अभी तुम लोग को जो ये सिखाया ना, ये रिप्रेजेंटेशन, उसी को तुम लोग को यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। और हमेशा देखो एक स्प्लिट हुआ एक फिक्स्ड रहा, ये स्प्लिट हुआ, ठीक है, और ये फिक्स्ड रहा, ठीक है। इसमें देखो ये फिक्स्ड था और ये स्प्लिट हुआ, तो कॉमन बात क्या है पता है, स्प्लिट वही होगा जिसका वैल्यू ज्यादा होगा, ठीक है। स्प्लिट वही होगा जिसका वैल्यू ज्यादा होगा, क्योंकि 15 फैक्टोरियल का वैल्यू कम है कंपेयर टू 18 फैक्टोरियल, तो 18 लिखेंगे, 17, 16, जैसे ही 15 फैक्टोरियल आ रहा है, क्योंकि देखो 15 के बाद वही 14, 13, ये क्यों लिखे, ये डॉट डॉट करके 1 तक लिखेंगे, नीचे भी उसी चीज को दोबारा लिखेंगे, लिख के क्या फायदा, फिर ये कैंसिल आउट करेंगे, फायदा मतलब हम बोले टाइम बेकार जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही हमें करना है ताकि हम लोग आगे का क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सके, ठीक है। तो इस तरीके से तुम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये जो प्रोसेस है उसका यूज मैंने बताया कैसे हमें करना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब देखो हम लोग और नेक्स्ट और एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये मैंने 1, 2 लिखा, ठीक है, ये 3 लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड x 1 by n factorial if 1 by n बोल रहा, सॉरी 9 factorial plus 1 by 10 factorial इक्वल x by 11 फैक्टोरियल, ठीक है। ऐसे दिया हुआ है, हमें फाइंड आउट करके बताना है कि x कितना होगा, ठीक है। अच्छा अब इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम बताते हैं। पहला क्वेश्चन हम बताते हैं, देखो 1 by 9 फैक्टोरियल 1 by 10 फैक्टोरियल, हम इसको रीराइट कर रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन है x by 11 फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा अब तुम लोग मुझे बताओ कि ये 9, 10 और 11 में कौन स्प्लिट होगा। अभी मैंने तुम लोग को सिखाया जो बिगर वैल्यू होता है वही स्प्लिट होगा, बोलो कौन स्प्लिट होगा। 10 फैक्टोरियल 11 होना चाहिए, ठीक है। तो 11 को क्या लिख सकते हैं, पहले 11 लिखेंगे उसके बाद क्या लिखेंगे, क्या लिख सकते हो बोलो, 10। और देखो दो चीज कर सकते हो, 11 इंटू 10 फैक्टोरियल लिख सकते हो या फिर 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख सकते हो, ठीक है। हमें ऐसे स्प्लिट करना है जो कि हमारे शॉर्टर डेटा को भी जो है वो ले ले। जैसे कि देखो क्यों फायदा होगा अगर हम लोग इसको ऐसे ही रखते, क्योंकि मैंने बोला कि स्मॉलर वाला स्प्लिट नहीं करेंगे, तो ये तो
एक साइड है लेफ्ट हैंड साइड और ये मेरा राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में 11 फैक्टोरियल ही था, उसको स्प्लिट कर लिया। इन दोनों में जो बिगर वैल्यू है वो है 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल को अगर स्प्लिट करोगे तो कैसे लिख सकते हो, इसके साथ सिमिलर करके, मतलब जो स्मॉलर वाला डेटा होता है उसके साथ सिमिलर वे में लिखना चाहिए। तो बोलो 10 फैक्टोरियल को ऐसा क्या लिखे कि वो 9 फैक्टोरियल से रिप्रेजेंट हो जाए, बोलो। 10 into 9 factorial. 10 into 9 फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा अब बोलो ये दोनों जगह से क्या कॉमन ले सकते हो। यहाँ पर है 1/9 फैक्टोरियल, यहाँ पर है 1/10 into 9 फैक्टोरियल। ये दोनों में से क्या कॉमन जाएगा? 1/9 1 by 9. 1/9 9 फैक्टोरियल। factor तो यहाँ पर बचेगा क्या? पहले वाले केस में क्या बचेगा? कॉमन लेना मतलब डिवाइड। इसको इससे डिवाइड करने से कितना होगा? सेम डेटा को सेम डेटा से डिवाइड करने से कितना होता है? 1. 1। अच्छा इधर कितना बचेगा? इधर 1/9 फैक्टोरियल चला गया तो बचा क्या? 1 by 10. 1/10, ठीक है। अच्छा इधर हम लोग का जैसा है वैसा ही लिख देते, 11 into 10 into 9 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करो जैसे नॉर्मली तुम लोग करते हो, इसमें तो कोई फैक्टोरियल वाला बात नहीं, जैसे तुम लोग करते हो। तो ये 10 + 1 11 हो गया, ठीक है। 11 into 10 into 9 फैक्टोरियल। अब देखो यहां पर भी मेरा डिनोमिनेटर में 9 फैक्टोरियल इंटू 10 है, इधर भी 9 फैक्टोरियल इंटू 10 है। तो हम लोग दोनों चीज को जो है मतलब एलिमिनेट करके ऐसे लिख सकते हैं, इधर 11 हो गया और इधर बचा x/11, ये लिख सकते हैं। दोनों साइड से चला गया, या फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, एक ही बात है। तुम लोग इसको ऐसे हटा के ऐसे लिख सकते हो, या फिर चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके लिख सकते हो, वो भी चलेगा, ठीक है। तो x का आंसर कितना आ जाएगा? यहां से हम लोग देख सकते हैं x का आंसर आ जाएगा 11 into 11 यानी कि 121, ठीक है। और अगर कोई बोलोगे ये नहीं करना है, देखो ये करना बेटर है क्योंकि टाइम बचाना है, अदरवाइज तुम लोग को करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से x into 9 फैक्टोरियल into 10 इधर हो गया 11 into 11 into 10 into 9 फैक्टोरियल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो x हो गया 11 11। ये देखो कितना टाइम कंज्यूमिंग है, इसको इसीलिए हम बोल रहे हैं ऐसे चीजों को इग्नोर करना है हमें, ठीक है। ये और ये कैंसिल, तो x का वैल्यू 121। तो हमें तो दिख ही रहा है इधर और ये दोनों सेम है। तो हटाओ 1 into 11 11 बचा, नीचे 1 लिखना कंपलसरी नहीं होता है, x/11 बचा तो वो लिख दिया। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिया तो x का वैल्यू 121 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। और एक चीज बताते, देखो जिनको लग रहा है कि इतना सॉल्व कैसे करेंगे, इसका भी मेरे पास एक जो है वे आउट है। देखो तुम लोग का तो एमसीक्यू होता है, तो ऑप्शन ए बी सी और डी करके मान लो ऑप्शन रहेगा। जैसे कि हम एक रैंडमली ऑप्शन देते, जैसे मान लो x का वैल्यू 100 दिया हुआ है, x का वैल्यू 120 दिया हुआ है, x का वैल्यू 121 दिया हुआ है, और मान लो दिया हुआ है नन ऑफ दिस, ठीक है, नन ऑफ दिस ऐसे दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन दिया हुआ है क्योंकि तुम लोग का तो ऑप्शन के साथ क्वेश्चन रहेगा, ये क्वेश्चन तुम लोग को पूरा दिया हुआ है। तो उस केस में तुम लोग क्या कर सकते हो? उस केस में तुम लोग को ऐसे करना पड़ेगा कि अगर सॉल्व नहीं करना चाहते हो तो x का वैल्यू इधर एक बार 100 पुट करके देखो कितना हो रहा है। मतलब इधर वाला तुम लोग को सॉल्व कर लेना है कि 100 पुट करके मेरा कितना आ रहा है, 120 पुट करके कितना आ रहा है, 121 पुट करके कितना आ रहा है। तो उससे तुम लोग को पता चल जाएगा कि दोनों साइड, मतलब तुम लोग को ट्राई करना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मेरा इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे देखो इधर सॉल्व करोगे तो तुम लोग का कितना आएगा 11/10 into 9 फैक्टोरियल, ठीक है। जब इधर का सॉल्व करोगे तो तुम लोग का आएगा 11/10 into 9 फैक्टोरियल, ठीक है। और इधर हम लोग का क्या दिया हुआ है x/11 फैक्टोरियल। अगर x का वैल्यू 121 जो मेरा आंसर आया उससे हम बताते कैसे तुम लोग चेक कर सकते हो, डिवाइडेड बाई 11 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इससे तुम लोग को चेक करना पड़ेगा ये 11 फैक्टोरियल, अब फिर कैलकुलेटर का हेल्प लेके करके चेक, मतलब कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि तुम लोग का आंसर कितना आ रहा है। जैसे देखो 121 अगर किसी को याद रहता है ना, क्योंकि ये स्क्वायर टेबल है, 11 into 11 होता है, तो ऐसे 11 फैक्टोरियल लगाओगे तो यहाँ पर 11 into 10 करके 11 11 कैंसिल आउट, 11/10 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो 10 फैक्टोरियल मतलब 10 into 9 फैक्टोरियल। ऐसे करके तुम लोग को चेक करना पड़ेगा अगर ऑप्शन से करना चाहते हो, ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर ऑप्शन हुआ तो फिर तुम लोग ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो। तो फिर इस तरीके से चेक करना पड़ेगा, पूरा सॉल्व करना जरूरी नहीं होगा, ठीक है। अब जिसको जैसा ठीक लगे ऑप्शन से भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन डिपेंड करता है ऑप्शन अगर पीछे की तरफ होगा तो टाइम लगेगा।
अब फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देते हैं। देखो फोर्थ नंबर में सपोज ऐसे दिया हुआ है n+1 फैक्टोरियल इक्वल 30 इंटू n-1 फैक्टोरियल। कभी कभी फैक्टोरियल का ये साइन भी दे देता है, तो दोनों के साथ हैबिचुएट होना है। और ऑप्शन हम दे देते हैं इस क्वेश्चन में n4, n5, n10 और n9। ठीक है, तो तुम लोग कैसे फाइंड आउट करोगे कौन सा आंसर होगा? सिंपल, तुम लोग यहाँ से n का वैल्यू पहला ऑप्शन लो और इसमें देखो कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में n का कौन सा वैल्यू पुट करने से दोनों साइड मैच हो जाता है। ठीक है, वही तुम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करके भी दिखा देंगे कि अगर सॉल्व करते हो तो वो किस तरीके से होगा। इसका तुम लोग पहले ऑप्शन से मुझे किसका आंसर कौन सा सही जा रहा है, A, B, C या D? जैसे अगर ऑप्शन ए से चेक करते हैं तो इधर हो जाएगा 4+1 फैक्टोरियल यानी 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल मुझे तो याद रहता है 120 होता है। इधर का देखते हैं 13 टू 4-1, 13 टू 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 इंटू 30, 180। तो ऑप्शन ए तो नहीं हो रहा। ठीक है, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऐसे चेक करना है। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? ये लेफ्ट हैंड साइड का चेक किया, ये राइट हैंड साइड, इस तरीके से चेक करके बताओ। मैम बी नंबर। बी नंबर, सही बात, बी नंबर मैम होगा। बी। ठीक, देखो 5 पुट करो, 5+1 का फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल कितना होगा? देखो 5 फैक्टोरियल 120, 120 इंटू 6 ये हो जाता है 720। देखो 720। मुझे याद, हाँ मुझे याद रहता है 720। तुम लोग को भी ना याद हो जाएगा करते करते। और अगर किसी को लग रहा है कि मेरे से नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, तो कैलकुलेटर से करो ना। नहीं हो रहा है तो ऐसा हो जाएगा आदत। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी का एक ही बार में प्रैक्टिस हो जाता है। ठीक है, तो अगर नहीं हो रहा है तो कैलकुलेटर लो, 6 से 1 तक मल्टीप्लाई करो, पता चल जाएगा। ठीक है, फिर 30 n-1 मतलब 5-1 ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो 30 इंटू 4 फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 4, 3, 2, 1 मतलब 24 होता है। 24 इंटू 3 72 होता है, जीरो था 720, यानी ऑप्शन बी मेरा आंसर हो गया। तो आगे का चेक करने का जरूरत नहीं है, आंसर तो एक ही होगा ना, कोई भी है। तो हम वही बोल रहे हैं, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना नेसेसरी नहीं होता है, करना भी नहीं है। इसको सॉल्व करोगे ये इतना बड़ा होगा। अभी हम दिखा देते हैं, एक ही क्वेश्चन में दिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि आगे तुम लोग के लिए नेसेसरी इसीलिए नहीं है क्योंकि तुम लोग का एमसीक्यू हम एक दिखा देंगे और नहीं दिखाएंगे, और उसको दिमाग में जाए तो ठीक, नहीं जाए तो भी कोई बात नहीं, ऑप्शन तो रहेगा, उसी से ही करना है। सॉल्व करने आता भी है तो सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि वो टाइम टेकिंग होगा ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन जो था ना, ये उतना भी मुश्किल नहीं था। ऐसे क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर लेते हो तो ही जल्दी होगा, उसका ऑप्शन से जाओगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। अब हम इसको तुम लोग को सिखाते हैं एक बार कि कैसे करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट करना नहीं है, लेकिन एक बार सिखाते हैं क्योंकि सीख रहे हो परमुटेशन, तो एक बार सीख लो सीखने के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मुझे तुम लोगों से ये पूछना है, यहाँ पर n+1 फैक्टोरियल, यहाँ पर n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, मुझे बताओ कौन सा वैल्यू बिगर है, ये दोनों में से कौन सा वैल्यू बिगर है, ये बता सकते हो? n+1 ज्यादा होता है कि n-1 ज्यादा होता है? n+1। ऑब्वियसली n+1 ज्यादा है। ठीक है, तो जो ज्यादा है उसी को स्प्लिट करना है। जैसे n का स्प्लिटिंग n फैक्ट ऐसे होता है, सॉरी n फैक्टोरियल का स्प्लिट करोगे तो ऐसा होता है n, n-1, n-2। ठीक है, डॉट डॉट इंटू 3, 2, 1 अभी सीखा था हम लोगों ने। तो वैसे ही अगर n के जगह n+1 है तो फर्स्ट टर्म क्या होगा? बोलो, फर्स्ट वाला टर्म क्या होगा?
n फैक्टोरियल का अगर n है तो n+1 फैक्टोरियल का क्या होगा? ये भी तो सेम वही साइन है, बस साइन अलग दिया हुआ है, तो दोनों साइन ही यूज होता है, मैंने बताया तुम लोगों को। एक ही ম্যাম बताएंगे। n+1 -1 এইভাবে হবে। हाँ ठीक, पहला n+1 होगा, दूसरा वाला n+1 -1 होगा, n+1 -1 होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वाला n+1 -2 होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां तक ही लिखेंगे, रीजन भी बता रहे क्यों यहां तक लिखेंगे। अच्छा, अब एक ही तरफ स्प्लिट करेंगे, इधर हम ऐसे ही रखेंगे n, हम ना फैक्टोरियल का अपना ये साइन देते हैं क्योंकि मुझे इसका ज्यादा आदत है, तो मुझे वो थोड़ा कंफर्टेबल होता है, तो ये वाला हम यूज नहीं कर रहे, ठीक है फिलहाल। तो ये हो गया। अब अगर बोलो मैंने इसको पूरा 1 तक नहीं लिखा, बीच में ही छोड़ दिया, तो मुझे इसमें फैक्टोरियल लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? जैसे हम ये बोलना चाह रहे हैं, अगर हम 8 फैक्टोरियल को ऐसा लिख रहे हैं 8 7 6, तीन तीन लिखा, ये देखो 3 बार लिखा और नहीं लिखना चाहते हैं, तो मुझे यहाँ पर क्या लिखने से कंप्लीशन होगा बता सकते हो? तो मुझे इसको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। अगर हम इसके आगे नहीं लिखना चाहते हैं, अगर हम इसके आगे नहीं लिखना चाहते हैं, तो मुझे इसमें क्या लिखना चाहिए? ऐसा नहीं लिखना चाहिए। मेरा बात समझ में आ रहा है? अगर हम इसे 1 तक नहीं लिखना चाहते हैं, तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? हाँ मैम। नहीं लिख सकते, आराम से लिख सकते हैं ना। इसके अगर ये नहीं लिखते तो क्या लिखते? 6 5 4 3 2 1। हम ये बोल रहे हैं कि मुझे इतना आगे का नहीं लिखना है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 6 फैक्टोरियल। 6 के जगह 6 फैक्टोरियल, तब ना वो 1 तक जाएगा, ठीक है। तो देखो, इसीलिए मैंने बोला अगर समझ में आ रहा है तो समझो, थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। जरूरी तो है नहीं तुम लोग का ऐसा कैलकुलेट करना, तुम लोग के आंसर्स का ऑप्शन है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सीख लेना, क्या है ना, कभी कभार काम आ जाता है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हुआ जो ऑप्शन से नहीं कर पा रहे हो, तो कुछ तो कर ही लोगे, ठीक है। अब यहाँ तक ही क्यों लिखा बताते हैं। ये n+1 हुआ, इसको सॉल्व करके बताओ कितना होगा। n+1 -1, इसको सॉल्व करने से कितना आएगा? ब्रैकेट ओपन करके दिखा देते तुम n लोग। आएगा, n आएगा, और ये वाला n ऐसे। -1। हाँ, अब ये हो गया 13 टू n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये देखो +1 -1 कैंसिल आउट, n, और ये n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। और इधर भी है एक n-1 फैक्टोरियल, तो इसके नेक्स्ट वाला लाइन क्या लिख सकते हो? ये n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल दोनों साइड से हटा दो, तो यहाँ पर बचेगा ये वैल्यू और यहाँ पर बचेगा 30, ठीक है। दोनों साइड से ये हट गया। अब इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं तो n का स्क्वायर प्लस n, और ये हो गया 30, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये ऐसा दिखेगा, n स्क्वायर प्लस n -30 इक्वल 0, ठीक है। अब इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन जैसे तुम लोग बचपन में सीखे होगे, ठीक है। n स्क्वायर, ये 30 को ऐसे तुम लोग को फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, तो 30 को फैक्टराइजेशन करेंगे, पहले 2 से करना चाहिए, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू से, फिर 5, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? हमें क्या करना पड़ेगा, 2 × 3 × 5 करके चेक करना पड़ेगा, 30 आ रहा है, और ये सारे डेटा को ऐड या लेस करके किसी भी तरीके से मुझे +1 लाना है, ठीक है। तो बोलो ये n को हम कैसे लिख सकते हैं? ये जो 1n है कुछ नहीं है, मतलब 1n है, इसको हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पर क्या प्लस माइनस, ये सब डेटा को 6 प्लस, - 5n। हाँ 6 - 5 करेंगे, और बाहर मैंने n लिख दिया है, ये -30 0। देखो हम ऐसा करते हैं, ये चीज ना काफी लोग अलग अलग तरीके से सीखते हैं, बहुत से लोग ये वाला स्टेप करते नहीं है, तो अगर तुम लोग को पहले से कोई आदत है देन वो यूज करो, ठीक है, क्योंकि अचानक से वो बदलना जरूरी नहीं है, और मुझे ये हैबिट है तो हम इस तरीके से करते हैं। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना है, कोई अगर किसी और तरीके से करते हो तो कर सकते। 6n - 5n - 30, ये हो गया 0, n कॉमन ले लिया, n + 6 -5 कॉमन ले लिया, n + 6, ठीक है। n + 6 n - 5, ये हो गया 0। अब ऐसे होने पे हम लोग ऐसा बोलते हैं, n + 6 0, n - 6, n - 5 0, n हो गया 5, ठीक है। और n का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, अभी ये बताएंगे। n जो है ये नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है।
एन हमेशा पॉजिटिव होता है, इसीलिए एन का आंसर 5 हो गया। लेकिन देखो ये जरूरी नहीं है, ये करना भी नहीं है तुम लोगों को, मैंने जस्ट एक इंटरेस्ट के लिए बता दिया। अगर किसी को ऐसा लगे कि कैसा होता है, पहले बार सीखा है हम लोगों ने, तो देखो बता दिया, आगे और नहीं बताएंगे, डोंट वरी। ये सब बताने से टाइम भी जाएगा, हमें जरूरी नहीं है, ठीक है। तुम लोग ये वाले ऑप्शन से आराम से कर सकते हो। लेकिन इससे तुम लोग को एक चीज और यहाँ पर पता चला कि एन कभी नेगेटिव नहीं होता है, एन का आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। एन का आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा, एन कभी भी नेगेटिव हम लोगों का नहीं होगा, ये बात दिमाग में रख लो। आगे इस पे और भी बात करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखो स्टार्टिंग से लेके अभी तक क्या सीखा है। स्टार्टिंग से लेके अभी तक हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सीखा फंडामेंटल रूल्स में मल्टीप्लिकेशन एडिशन रूल्स सीख लिया। नेक्स्ट हम लोगों ने फैक्टोरियल सीखा, उस पे अलग अलग टाइप का क्वेश्चन किया कि किस तरीके के क्वेश्चन में कैसे सोल्यूशन करना चाहिए। बट अभी तक हम लोगों ने परमुटेशन पे कोई बात नहीं किया, इसका बेस पढ़ा, ठीक है। लेकिन ये परमुटेशन क्या होता है देखो, तो परमुटेशन का मतलब होता है, परम्यूटेशन का मतलब होता है सिलेक्ट और अरेंज एंड अरेंज। अच्छा, क्या सिलेक्ट क्या अरेंज बताते हैं। जैसे कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला यहाँ पर जैसे क्या एग्जांपल ले, मान लो बैट, ठीक है। बैट खेलने वाला जो बैट होता है, ठीक है। तो मैंने एक वर्ड ले लिया बैट, ठीक है। अब तुम लोग को क्या करना है, मैंने बोला ये बैट से, बैट को तुम लोग अलग अलग तरीके से, यहाँ पर कितने सारे लेटर है, पहले मुझे बोलो इस वर्ड में नंबर ऑफ लेटर्स कितना है। नंबर ऑफ 3. लेटर्स 3, 3. ठीक है। तुम लोग को ये 3 लेटर में से 3 लेटर ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। 3 में से 3 लेटर ही ऑलवेज सिलेक्ट करना है और उसे अलग अलग तरीके से अरेंज करना है। मीनिंग से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मतलब ये मत सोचो कि बैट का एक मीनिंग होता है तो इसमें जो लेटर्स है इसको आगे पीछे कर दोगे तो उसका तो मीनिंग नहीं बनेगा। परमुटेशन जो है मीनिंग को कुछ मीनिंग के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। तुम लोग को क्या करना है, 3 में से 3 ही लेटर को चूज करके कितने सारे अलग अलग वर्ड बन सकते हैं वो बना के मुझे बताना है। तुम लोग को मीनिंग का परवाह मत करो, मीनिंग हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोलो कितने सारे बन सकते हैं, मुझे नंबर बताओ लिखने के बाद काउंट करके, कितने सारे तुम लोग के ऐसे लेटर बन सकते मैम हैं। 6 बन सकते हैं, मतलब 6 ऐसे वर्ड्स बन सकते हैं। हाँ 6 वर्ड्स बन सकते हैं, सही है। क्या क्या बन सकता है, पहला तो देखो बैट, ठीक है। अब लिखने का तरीका देखो क्या करना है, क्योंकि अभी तो 3 है, उससे ज्यादा होता है तो उस तरीके से, बाकी फॉर्मूला तो हम सिखाएंगे लेकिन फिर भी इसको भी लिखने का एक तरीका होता है। बी को फिक्स कर दो, ए टी था टी ए कर दो, ठीक है। तो पहले बी ले लिया, स्टार्टिंग में बी रख के मेरा 2 ही जो है वर्ड बन सकता है। स्टार्टिंग में ए रखा, अच्छा तो पीछे क्या रखेंगे, बी टी रख दिया, स्टार्टिंग में ए रखा और टी बी रख दिया, ठीक है। अच्छा फिर स्टार्टिंग में यहाँ पर और क्या रख सकते हैं, एक बार बी रखा एक बार ए रखा, और क्या रख सकते हो बोलो, मेरा पैटर्न अगर समझ में आ रहा है तो बताओ। अब आगे स्टार्टिंग में क्या मैम रखेंगे, टी। टी रखेंगे, तो मैम टी के टी। बाद क्या लिखेंगे, ए बी लिख लो। उसके बाद वाला क्या होगा, बी ए लिख लो, B. ठीक है। कोई भी एक तरीके से लिखना चाहिए ताकि हम लोग का कुछ जो है मिस ना हो, ठीक है। तो हम लोग का कितना सारा जो है वर्ड बना पता है, 6 वर्ड बन गया। नंबर ऑफ वर्ड्स कितने सारे हो गए, 6 हो गए, ठीक है। इससे मीनिंग का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो देखो सिलेक्ट एंड अरेंज कर दिया। अब मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन बदल देना है। हम ये बोल रहे हैं कि ये बैट वाला ही तुम लोगों का वर्ड है, लेकिन तुम लोगों को 2 लेटर सिलेक्ट करना है एंड अरेंज करना है। एट ए टाइम 2 लेटर सिलेक्ट करना है, एट ए टाइम 2 लेटर सिलेक्ट करना है और अरेंज करना है। ये मेरा क्वेश्चन 2, इसमें हो गया एट ए टाइम 3 लेटर सिलेक्ट, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन 1 था। अब क्वेश्चन 2 ये वाला है, इसी पे बोलो क्या आंसर होगा। एनी 2 लेटर, ठीक है, And एनी three.
हाँ, क्या क्या होगा बोलो, कितना बोले और एक बार बोलो। 3 3, नहीं 3 तो नहीं, ज्यादा होगा, 3 से ज्यादा होगा। इसीलिए एक सीक्वेंस में सोचो, जैसे यहाँ एक सीक्वेंस में सोचा ना, वैसे ही एक सीक्वेंस में सोचो। एक लेटर को फिक्स करो, पीछे एक लगाओ, फिक्स करो, पीछे लगाओ, ऐसे करके करो, तब होगा, तब सही आंसर आएगा। और ऐसे ही लिखोगे तो लगेगा मैंने सारा लिख लिया, लेकिन नहीं होगा। मैम 6 8। 8 नहीं, 8 तो ज्यादा हो गए। और 6 बोलो 6। हाँ, 6 का आंसर सही हो रहा है। देखो मैंने क्या बोला, एक सामने लगा लो और फिक्स करो, ठीक है। जैसे कि बी मैंने लगा लिया, बी के बाद क्या लिखोगे, कुछ भी लिख सकते हो, या तो ए या तो टी, क्योंकि मुझे 3 में से कोई भी 2 लेना है, तो मैंने बी ए लिखा। नेक्स्ट हम लिख रहे हैं बी टी, ठीक है। मैंने पहले बी का जो सीरीज है वो कंप्लीट कर लिया। इससे क्या होता है, गलत होने का चांसेस नहीं होता है। अब आगे फिक्स करते हैं, चलो ए को, ठीक है। तो ए टी और क्या हो सकता है, ए बी, ठीक है। तो बी फिक्स किया, ए फिक्स किया, नेक्स्ट टी को फिक्स करो, तो टी बी और टी ए, तो ये 6 बनेगा, इससे ज्यादा नहीं बन सकता है, ठीक है। ये 6 नंबर ऑफ वर्ड्स 6, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम लोग को करना क्या है, इसमें अब हम लोग को फॉर्मूला सीखना है, क्योंकि यहाँ पर तो देखो 3 लेटर था, अगर 10 हुआ 15 हुआ तो थोड़ी ना लिख पाओगे, 3 से 4 हो जाए तो ना लिख पाओ, ठीक है। जैसे कि देखो 4 कुछ भी 4, जैसे CHAIR, चेयर, ये तो 4 से ज्यादा हो गया। इसको अगर हम बोलेंगे ना ऐसे बनाओ, नहीं बना पाओ, क्यों, क्योंकि 3 में ही किसी किसी को कंफ्यूजन हो जाता है, इतना तो सभी को होता है। सिर्फ 3 ही ऐसा है जिसको हम लोग बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, मैक्सिमम 3, मिनिमम तो 2, ठीक है, चलता है। लेकिन जब इतना सारा जो लेटर हो जाएगा तो फिर हमारे लिए करना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। मतलब लिख के करना पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए क्या आया है मैथ्स में, फॉर्मूला। तो अभी हम लोग फॉर्मूला सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, पहले मुझे यहाँ पर तुम लोग एक चीज बताओ कि यहाँ पर टोटल कितने सारी चीजों में से हम लोगों ने कितने सारी चीजों को सिलेक्ट किया। ये जो हम लोगों ने कंसेप्ट यहाँ पर किया, हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ थिंग्स कितना था यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स। अब थिंग्स कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर लेटर था, लेटर के अलावा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ लेटर था, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स कितना है, और सिलेक्ट एट ए टाइम कितना होगा। मैम 3 होगा दोनों। हाँ, ये 3 होगा। और सिलेक्ट एट ए टाइम कितना कर रहे थे हम लोग इसमें, 3 कर रहे 3 कर रहे थे, ठीक है। इसको एन बोला जाता है, इसको आर बोला जाता है। हम फॉर्मूला लिखाएंगे लेकिन अभी समझा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें बोलो टोटल नंबर ऑफ थिंग्स कितना हो, 3 3। सिलेक्ट एट ए टाइम कितना सारा हो रहा था यहाँ पर, 2 2, करेक्ट। देखो मेरे पास 3 लेटर था, 3 ही सिलेक्ट कर रहे थे बार बार और वर्ड बना रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, मेरे पास 3 तो था लेकिन हम एट ए टाइम 2 सिलेक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो इसको हम लोग जो सिलेक्ट एट ए टाइम जो होता है उसको आर से डिनोट करते हैं, और जितना सारा चीज हमारे पास होता है सिलेक्ट करने के लिए अवेलेबल, उसे हम लोग एन बोलते हैं। अब मुझे बोलो कि एन अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ थिंग्स बताएगा, क्या एन कभी नेगेटिव हो सकता है। अगर मुझे नंबर ऑफ थिंग्स बताएगा, अब वो थिंग्स कुछ भी हो सकता है, ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, लिविंग एलिमेंट भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है, लेटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो क्या ये एन का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है, मुझे बोलो। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, मैम ठीक नेगेटिव है। तो नहीं हो सकता। कभी नहीं हो सकता है नेगेटिव, इस वजह से यहाँ भी ये कंडीशन आता है कि एन नेगेटिव नहीं होता है, पहला बात, ठीक है। दूसरा चीज, मुझे एक चीज तुम लोग बताओ, क्या आर का वैल्यू क्या एन से ज्यादा हो सकता है, सोच के बताओ, क्या आर का वैल्यू एन से ज्यादा होगा। नहीं। नहीं मैम। नहीं, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आर का मतलब क्या है कि मेरे पास जो भी अवेलेबिलिटी है उसमें से मुझे सिलेक्ट करना है। तो मैक्सिमम इसमें हम कितना सिलेक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना सिलेक्ट कर सकते हैं, 3 3
3, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा n का वैल्यू जो है वो हमेशा क्या होगा, मतलब n या r जैसे भी डिफाइन करो, r हमेशा n के बराबर या n से कम हो सकता है। r n के बराबर या r n से कम हो सकता है। देखो दोनों चीज ही मैंने यहाँ पर सिखा दिया। इसमें देखो r और n बराबर है, और इसमें देखो n ग्रेटर देन r है, ठीक है, ये पॉसिबल है। लेकिन r ग्रेटर देन n ये कभी नहीं हो सकता है। मतलब मेरे पास है 3 चीज, हम 5 चीज कैसे सिलेक्ट कर लेंगे एट ए टाइम, ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब इससे क्या फॉर्मूला निकल के आता है पता है, यहाँ पर हम लोग का जो परम्यूटेशन का फॉर्मूला निकल के आता है वो कुछ ऐसा, एन पी आर ऐसे लिखा जाता है। देखो P बीच में रहेगा, P के ऊपर N लिखना है, और P का ये जो लाइन है इसके नीचे R लिखना है। यही लिखने का तरीका होता है, ऐसा ही लिखना है। इसको रीड करते हैं NPR, एक्चुअली N परम्यूटेशन R, लेकिन उतना बड़ा कौन बोलता है, बोलते हैं कि NPR, ठीक है। NPR का फिर फॉर्मूला हम लिखवाते हैं, लेकिन हम कंडीशन पहले लिखवा देते हैं। N का मतलब होता है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, और R का मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ थिंग्स एट ए टाइम, एट ए टाइम, ठीक है। और कंडीशन क्या है, ऑलवेज n पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। बोलो n अगर टोटल नंबर ऑफ थिंग्स को बता रहा है, चाहे कोई भी चीज हो, जैसे देखो फ्रूट्स हो सकता है, नंबर ऑफ फ्रूट्स हो सकता है, नंबर ऑफ पर्सन्स हो सकता है, नंबर ऑफ चेयर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्या वो कभी डेसिमल फ्रैक्शन में आ सकता है, बोलो। क्या n का वैल्यू, n का जो कंसेप्ट तुम लोगों ने देखा, क्या n का वैल्यू मेरा डेसिमल या फ्रैक्शन हो सकता है कभी भी? नो नहीं मैम। हो सकता। नहीं। तो n पॉजिटिव तो होगा ही होगा, इंटीजर भी होगा, ये हमें एमसीक्यू में पूछ लेता है, ठीक है। n पॉजिटिव एज वेल एज इंटीजर दोनों चीज होता है। और एक चीज n ग्रेटर देन इक्वल r होता है, ये अभी समझाया ना। ये दोनों को अगर मिला लोगे तो क्या लिखोगे, ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है। ये दोनों को अगर मिला लोगे तो क्या लिखोगे, n ग्रेटर देन इक्वल r होता है, ठीक है, ये लिखोगे। हो गया। अब ये फॉर्मूला हम यहाँ पर तुम लोग को सिखाते हैं। ये फॉर्मूला कैसा है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल होता है। इससे सॉल्व करोगे तो ये सब लिखने का जरूरत नहीं होगा, मतलब लिखने का जरूरत मतलब बताते ये जो लिखे हैं ना, ये जरूरत नहीं होगा। अब ये तो छोटा था, लिख लिया, जैसे मैंने अभी बोला चेयर नहीं लिख सकते, ठीक है। अब तुम लोग यहाँ पर इस फॉर्मूले का अप्लाई करके देखो कि यहाँ आंसर 6 और यहाँ भी आंसर 6 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ तो पता चल गया NR3 है, R भी 3 है, तो इसको अगर फॉर्मूले में करोगे तो यहाँ पर NPR कितना होगा, 3P3, ठीक है। NPR कितना होगा, 3P3। फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, हाँ याद करना पड़ेगा। क्या है, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, तो यहाँ पर हो गया 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, फॉर्मूले के साथ अगर मैच करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 3 फैक्टोरियल, नीचे आ गया 0 फैक्टोरियल, ठीक है, नीचे आ गया 0 फैक्टोरियल। अब ये 3 फैक्टोरियल कितना होगा, पहले मुझे ये बताओ। 0 फैक्टोरियल हम बताएंगे, 3 फैक्टोरियल को तुम लोग कैलकुलेट करके बताओ कितना होगा। 6 होगा। 6 होगा, ठीक है। और 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ये हम दिखा देंगे प्रूफ करके, बाकी तुम लोग को याद रखना पड़ेगा 0 फैक्टोरियल 1 होता है। जैसे कुछ वैल्यूज हमें याद रखना पड़ता है ना, जैसे अगर तुम लोग देखोगे कि 0/0 अनडिफाइंड होता है, तो इस तरीके की चीजों को हमें याद रखना पड़ता है। सेम तरीके से 0 फैक्टोरियल 1 होगा, ये हमेशा याद रखो। तो ये मेरा आंसर 6 आ गया, मैच हो गया, ठीक है। अब ये मैंने बताया कि फॉर्मूले में इसको कैसे लिखोगे। अब बोलो इसका फॉर्मूले में इसको कैसे लिखोगे, जैसे ये लिखा 3P3, इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, 3P2। 3P2, करेक्ट। अब 3P2, तो अब इसके बाद क्या लिखोगे, डिवाइड फॉर्म में, यहाँ से देख देख के बताओ, करते करते हो जाएगा, बोलो। 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल हाँ नहीं, मैम, n 3 माइनस r, माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये हो गया 1 फैक्टोरियल। अब बोलो 3 फैक्टोरियल मतलब 3 2 1, और 1 फैक्टोरियल मतलब क्या लिखोगे, 1 फैक्टोरियल का क्या लिखोगे, 1 ही वन ही होगा। होगा। 1 ही होगा।
उसका आगे और क्या जाएगा, कुछ नहीं, आगे तक तो नहीं जा सकता है, 1 का 1 ही होगा, 1 1 कैंसिल आउट, कितना हो गया 6, दोनों का आंसर आ गया। ठीक है, तो लिख के तो हम लोग कर ही सक रहे थे क्योंकि ये छोटा सा क्वेश्चन था, बाकी फॉर्मूले में इसका इम्प्लीमेंटेशन इस तरीके से हमें करना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ये सब तो जो है देखो दिमाग में बैठाने के लिए, ये सब तो एग्जाम में करना होता है नहीं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग पर्पस जो है मैंने बता दिया। यहाँ पर एनपीआर का मतलब हो जाएगा n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। अब और एक छोटा सा चीज बता देते, जब इतना सारा चीज बताया, ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला का कंसेप्ट क्या है, देखो ये तो हमारा जो है नॉर्मल कंसेप्ट है, ये फॉर्मूले का कंसेप्ट 3 इंटू 2 इंटू 1 और डिवाइडेड बाय जो 1 आके 6 आया, तो ये 3 to 1 का कंसेप्ट अगर हम बताए तो ये कुछ ऐसा देखने में लगता है। जैसे देखो जब हम लोग ये वाला क्वेश्चन लेते हैं बैट वाला, ठीक है, बैट में जब हम लोग 3 लेटर को पुट करते हैं तो हमारे पास हमेशा कितना प्लेस अवेलेबल होना चाहिए, बोल सकते हो, जस्ट समझाने के लिए बोल रहे हैं कि मुझे अगर 3 लेटर लिखना है तो मुझे कितने जगह चाहिए, हर बार अगर मुझे 3 लेटर को लेके लिखना है तो मुझे जगह कितना चाहिए, 3 जगह ही, 3 चाहिए। ठीक है, अच्छा अब मेरे लिए ऑप्शनल है, कुछ भी पहले लिख सकते, कुछ भी मिडिल में लिख सकते, कुछ भी लास्ट में लिख सकते। ठीक है, मेरे पास 3 लेटर है, एक बी है, एक ए है और एक टी है। ठीक है, तो पहले वाले प्लेस पे पुट करने के लिए मेरे पास कितने लेटर्स का ऑप्शन है, बोल सकते हो, कितने लेटर का ऑप्शन है, नंबर ऑफ लेटर्स 3। ठीक, 3 लेटर का ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा अब 3 में से कोई भी एक यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो फिर जब हम लोग सेकंड वाला करने जाएंगे तो फिर हमारे पास कितने लेटर का ऑप्शंस बचेगा, जब यहाँ पर जरूर एक लिख देंगे तो यहाँ पर कितना सारा ऑप्शंस बचेगा, 2 लेटर। ठीक है, 2 लेटर्स का ऑप्शंस बचेगा, और जब लास्ट वाला लिखने जाएंगे तो हमारे पास कितने लेटर का ऑप्शंस बचेगा, 1। ठीक है, अब ये सब हमारे लिए कंपलसरी है कि ऑप्शनल है, मुझे बता सकते हो, मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ये तीनों को एक साथ लिखना हमारे लिए कंपलसरी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या ऑप्शनल है, मतलब ऑल्टरनेट है, या तो इसमें लिख लो या तो इसमें लिख लो या तो इसमें लिखो या तीनों में लिखना है, तीनों में लिखना है। अगर तीनों में लिखना है तो और कंसेप्ट है कि एंड कंसेप्ट, एंड कॉन्सेप्ट, एंड है तो मल्टीप्लाई की एडिशन, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना आता है आंसर, 6। ठीक है, तो ये भी देखो 6 वेज ये होता है, ये फॉर्मूले को जो बनाया गया था ना वो इस कंसेप्ट से बनाया गया था। ठीक है, तो तुम लोग को तो देखो फॉर्मूला याद रखना है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं जितने तरीके से बताने से, क्योंकि ऐसा ऐसा क्वेश्चन होता है जो कि हम लोग कभी इस कंसेप्ट से कभी इस कंसेप्ट से कर सकते हो अगर फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर 6 हो गया, सेम चीज को तुम लोग इसमें भी इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि देखो ये जो बैट है इसको जब हम लोग लिखने जा रहे हैं, जब हम लोग 2 लेटर ले रहे हैं, तो मुझे एक चीज बताओ कि हमारे पास यहाँ पर कितने सारे प्लेसेस होने चाहिए 2 लेटर को लिखने के लिए, बोलो कितने प्लेसेस चाहिए, 2। ठीक है, और लेटर मेरे पास है बी ए और टी, तो फर्स्ट वाले में लिखने के लिए मेरे पास कितना सारा ऑप्शंस अवेलेबल है, कितने सारे लेटर का ऑप्शंस है, 3। और सेकंड वाले में लिखने के लिए कितना सारा लेटर का ऑप्शंस है, 2। ठीक है, और तो मेरे पास जगह है नहीं लिखने का, मुझे लिखना भी नहीं है। अब ये दोनों कंपलसरी है, एंड कंडीशन है, तो मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आएगा, 6। ठीक है, तो 6 वेज हो जाएगा इस केस में भी, तो ये वाला ऐसे करके हो। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने 3 तरीके से चीजों को सीखा, एक तो ये प्रैक्टिकली लिख के, जो कि हर क्वेश्चन के लिए पॉसिबल नहीं होगा, सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज तो इसी से करने का होगा। ठीक है, और उसके बाद ये भी हम लोगों ने देख लिया, तो जो भी हो फॉर्मूला एनपीआर ये याद रखना है, दिमाग में बैठा लेना है, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा अब हम लोग 2 चीज सीख लेते हैं, एक तो हम लोग का याद रखना है 0 फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है, और दूसरा और एक चीज तुम लोग को याद रखना है एनपीएन एन फैक्टोरियल होता है। ठीक है, एनपीएन एन फैक्टोरियल होता है, ये दोनों चीज को हम तुम लोग को प्रूफ करके दिखा देते हैं। ठीक है,
0 फैक्टोरियल को 1 कैसे लाया गया है हम दिखा देते हैं। देखो जैसे मान लो कि एनपीआर जो है उसमें अगर एन और आर बराबर हो ही सकता है। जैसे यहाँ पर एन आर बराबर 1 कब होता है, जब टोटल नंबर ऑफ थिंग्स से हम लोग टोटल नंबर ऑफ थिंग्स को ही एट ए टाइम सिलेक्ट कर रहे हैं, तब एन और आर बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग ऐसे एनपीआर इफ एन इक्वल टू आर, देन हम लोग इससे ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि एनपीआर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तुम लोग जस्ट मुझे ये बताओ कि अगर एनपीआर में ऐसा है कि एन और आर बराबर है तो हम लोग एनपीआर को ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि आर और एन बराबर है तो आर के जगह मैंने एन लिखा। बोलो ये चलेगा? यस मैम। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, एनपीआर को क्या लिखेंगे? एनपीआर को हम लोग ऐसे लिखेंगे, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। अब ये मत सोचो कि ये कहां से आया, ये तो फॉर्मूला था। ठीक है, हम जस्ट ये बताना चाहते कि 0 फैक्टोरियल 1 कैसे हुआ। ये तुम लोग को याद रखना नेसेसरी नहीं है, लेकिन एक बार बता देते क्योंकि कभी कभी क्यूरियोसिटी होता है कि कैसे 0 फैक्टोरियल 1 हो सकता है, तो इसलिए बताया। अब इधर एनपीएन अभी अभी तुम लोग को लिख के दिखाया, एनपीएन एन फैक्टोरियल होता है। इसका प्रूफ मैंने नहीं दिखाया, दिखा देंगे। फिलहाल यहां से लिखो एनपीएन एन फैक्टोरियल होगा। ठीक है। अच्छा, इधर भी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल, इधर n फैक्टोरियल है। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जो r है, ठीक है, एक सेकेंड, मेरा npr इक्वल टू npn, n फैक्टोरियल n माइनस, अच्छा एक सेकेंड रुको, इस लाइन को थोड़ा सा बाद में लिखना पड़ेगा। एनपीआर एनपीएन लिखा, ठीक है, एनपीआर इक्वल टू एनपीएन इफ एन इक्वल आर। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहां पर भी r की जगह हम लोगों ने पुट कर दिया मान लो n। ठीक है, r की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, n पुट कर दिया। और इधर का जो npn है इसको मैंने ऐसे लिखा, n फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल। ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि मेरा फॉर्मूला क्या है npr का, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। अब r अगर n है तो n माइनस n लिखेंगे। ठीक है, तो npn का मतलब हो गया n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। ठीक है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। और ये npn का मतलब n फैक्टोरियल, क्यों? अभी देखो यहाँ लिखा है ना, इसीलिए। तो n फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल इक्वल n फैक्टोरियल। देयरफॉर 0 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल यानी कि 1। ठीक है, ये प्रूफ याद रखना नेसेसरी नहीं है, लेकिन जस्ट मैंने बता दिया कैसे 0 फैक्टोरियल को 1 में ट्रांसफर किया गया है इन दोनों चीजों को अप्लाई करके। ठीक है, और npn n फैक्टोरियल होता है, इसका प्रूफ सिंपल है। जैसे मान लो 5p5, तो मुझे बोलो तो 5p5 कितना होगा, ये फॉर्मूले से तुम लोग कैलकुलेट करके बताओ 5p5 कितना होगा। जैसे अभी देखो यहाँ देखा ना, 3p3 कितना आया, 6 आया। ठीक है, वैसे ही इसको कैलकुलेट करके बताओ 5p5 कितना आएगा। तो ऐसे हो जाएगा 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल और ये हो गया 0 फैक्टोरियल। अभी अभी तुम लोग को बताया, याद रखना है 0 फैक्टोरियल 1 होता है। अब 5 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना हो गया, अब इसको क्या लिख सकते हो, 5 फैक्टोरियल बाई 1 को क्या लिख सकते हो, 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो देखो प्रूव हुआ कि npn n फैक्टोरियल होता है, तो 5p5 5 फैक्टोरियल होगा। ठीक है, 5p5 5 फैक्टोरियल होगा। क्या ये दोनों याद रखना है? हाँ, ये हमें कोई भी क्वेश्चन को इजीली करने में हेल्प करेगा। जैसे ये तो देखो बहुत बार काम आएगा, 0 फैक्टोरियल 1। ठीक है, ये तो याद दिमाग में रख ही लो। ठीक है, जैसे बचपन में सीखे थे ना कि 1 इंटू 1 करने से 1 ही आता है, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो, एनी वैल्यू मल्टीप्लाई कर लो, वो 0 आता है। वैसे ही 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ये दिमाग में बैठा लो। ठीक है, और एनपीएन ये याद रखने से तुम लोग का कैलकुलेशन काफी आसान हो जाएगा। एनपीएन एन फैक्टोरियल होगा, मैंने अभी तुम लोग को देखो प्रूफ करके दिखा दिया, कोई भी डेटा लेके देख सकते हो। यहाँ पर भी एक आया, ये देखो 3p3, तो ये देखो 3 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल बाई 1 यानी 3 फैक्टोरियल होगा। ठीक है, तो ये आई थिंक क्लियर हुआ कि हमारा ये दोनों का जो मतलब कंसेप्ट है ये कहां से आया। ठीक है, अब तुम लोग को हम 3 छोटा छोटा क्वेश्चन दे रहे हैं, तुम लोग मुझे सोल्यूशन करके बताओ कि आंसर क्या होगा परमुटेशन पे। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन
5p3 का वैल्यू कितना होगा। सेकेंड क्वेश्चन है 10p2 का वैल्यू कितना होगा, और थर्ड क्वेश्चन है मेरा 11p5 का वैल्यू कितना होगा, ये बताना है तुमको। बताओ, 2 मिनट देते हैं, बताओ। पहला वाला 60, पहला वाला 60, रुको देखते हैं, हाँ ठीक है। मैम दूसरा वाला 90। 60, हाँ ये 90 सही है। मैम थर्ड वाला 55,440। हम्म हम्म सही है, तीनों आंसर ही सही है। ठीक है, देखो ये 60 कैसे हो रहा है। पहला वाला 5p3, हमें सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है जो मैंने सिखाया, फॉर्मूला याद हो जाए इसलिए मैंने, जैसे कि ये है npr, तो n फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, ये तुम लोग को याद करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शंस नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 5 into 4 into 3 into, और देखो तुम लोग को 2 into 1 लिखना नहीं है, आदत करना है, इसको 2 फैक्टोरियल तक ही लिखो और नीचे 2 फैक्टोरियल। यहाँ तुम लोग सोचोगे एक बार ही तो लिखना था, लिख देते तो क्या हो जाता। सही बात है, लिख देते तो क्या हो जाता, लेकिन अगर हमारा यहाँ पर काफी ज्यादा लिखने का ऐसा बात हो तो अगर हम लोग इसका हैबिट करें तो हमारे लिए बेनिफिट है। जैसे नीचे 2 फैक्टोरियल है तो ऊपर भी उतना ही लिखो, तो ये कैंसिल आउट, ये हो गया 4 into 3 12, 12 into 5 60। ठीक है, फिर सेकेंड नंबर 10p2, 90 आंसर है जिसका 10p2। ठीक है, तो ये हो गया 10 फैक्टोरियल 10 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो 10 फैक्टोरियल 10 माइनस 2 का मतलब 8 फैक्टोरियल, तो 10 9 और 8 फैक्टोरियल। पूरा लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, टाइम बचाना है हम लोग 90। और लास्ट वाला है हम लोग का 55, अच्छा जितना भी था हम एक बार करके दिखा देते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर वाला है 11p5, तो 11 फैक्टोरियल 11 माइनस 5 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 11 फैक्टोरियल, 11 माइनस 5 6 हो जाता है, 6 फैक्टोरियल, तो 11 10 9 8 7 इंटू 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, और इसको तुम लोग कैलकुलेटर पे करोगे तो 55,440 दिखेगा। ठीक है, 55,440 इस तरीके से करना है। ये जस्ट फॉर प्रैक्टिस दिया ताकि ये जो फॉर्मूला है तुम लोग इसको याद कर पाओ। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करने से हो जाता है, तो मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा दिया, बाकी तो देखो तुम लोग को घर पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब हम लोग मेन कुछ क्वेश्चंस में जाते हैं। देखो कौन सा क्वेश्चन लेंगे हम दिखाते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, एग्जाम्पल 2। ठीक है, हाउ मेनी 3 लेटर्स वर्ड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड स्क्वेयर एंड हेक्सागन। ठीक है, तो देखो हमें 2 वर्ड दिया है, हम पहले वर्ड को तुम लोग को यहाँ पर लिख के दिखाते हैं। हम लोग को 2 वर्ड गिवन है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर है हम लोग का 2। पहला वर्ड है स्क्वेयर, दूसरा वर्ड है हेक्सागन।
हम लोग को क्या बोला है कि हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड्स, मतलब हमें वर्ड्स बनाना है, ठीक है, लेकिन वो वर्ड्स में कितने सारे लेटर होने चाहिए, 3 लेटर होने चाहिए। बोल रहा है कि 3 लेटर वाला वर्ड कितना सारा बन सकता है और कहाँ से वो लेटर लेना है, यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड स्क्वायर एंड हेक्सागन। तो स्क्वायर एंड हेक्सागन में जितने भी सारे लेटर क्यों ना हो, उसमें से हमें एट ए टाइम 3 लेटर लेके बताना है कि कितने सारे वर्ड हम लोग बना सकते हैं। सेम बैट वाला जो मैंने एग्जांपल दिया वैसा ही है, यहाँ बैट के जगह स्क्वायर और हेक्सागन दिया हुआ है। तो तुम लोग को सबसे पहले क्या यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि ये वाले केस में n कितना है, ये वाले केस में r कितना है, सेम चीज इसमें n कितना है, इसमें r कितना है। तो करना क्या है, इन वर्ड में जितने भी लेटर है उसमें से हमें 3 लेटर को लेके वर्ड बनाना है। तो मुझे बोले इसमें n कितना है, r कितना है। मैम N6 R3। सही बात। इसमें N7 R3। अब क्या करोगे, फॉर्मूले का यूज करोगे, एन पी आर, मतलब हम डायरेक्टली देख रहे हैं 6p3 और इसको सॉल्व करोगे 7p3 और इसको सॉल्व करोगे तो देखो कितना आता है, 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, 6 5 4 और हम यहाँ पर 3 तक ही लिखेंगे। तुम लोग भी इसका हैबिट जरूर करो। तो ये कैंसिल आउट, ये हो गया 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 4 120, पहले वाले का आंसर। दूसरा वाला 7 फैक्टोरियल, 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 7 6 5 4, नीचे 4 4 4 कैंसिल आउट, 7 इंटू नहीं 5 इंटू 6 कर लेते 30 30 और 7 7 3 21 210, ये हो गया वेज। ठीक है, ये आंसर किस में आ रहा है, वेज। इतने सारे वर्ड्स बन सकते हैं, ठीक है, इतने सारे तरीके से, इसको वेज भी बोला जाता है, इतने सारे तरीके से वर्ड्स बन सकते हैं। टोटल 120 वर्ड्स यहाँ बनेगा, यहाँ पर टोटल 210 वर्ड्स बनेगा। ठीक है, बाकी तो देखो सॉल्व करने पे है। तुम लोग को क्वेश्चन अगर समझ में आ जाता है तो उसमें एन और आर का कंसेप्ट लगाना है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं आंसर सही बना कि नहीं। 120 और यहाँ पर 210। अच्छा, अब देखो यहाँ परमुटेशन ही लगाना है, कैसे समझोगे, क्योंकि आगे जाके जब कॉम्बिनेशन आ जाएगा जिसमें थोड़ा टाइम है अभी, तब फिर तुम लोग को क्या होगा समझ में नहीं आएगा। जैसे एपीजीपी किया तुम लोगों ने, आगे जिन्होंने किया, या फिर कोई भी क्वेश्चन होता है ना, जैसे देखो एपी का है जीपी, वो तो क्वेश्चन में मुझे बताएगा नहीं एग्जाम में। एग्जाम में ये भी नहीं बताएगा कि क्वेश्चन परमुटेशन का है कि कॉम्बिनेशन, तुम लोग को खुद से समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर तुम लोगों को सिलेक्ट करके बोला है अरेंज करने के लिए, ठीक है, तो सिलेक्शन और अरेंज दोनों मिला के ही हम लोग का परमुटेशन होता है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में तुम लोग देखोगे सिर्फ सिलेक्शन का बात हो रहा है तो वो हम लोग का कॉम्बिनेशन होता है। जब कॉम्बिनेशन पढ़ोगे तब हम उसको और भी डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन स्टार्टिंग से ये दोनों चीज ध्यान रखो कि हमें हमेशा चूज करने आना चाहिए कि क्वेश्चन मेरा परमुटेशन का है कि कॉम्बिनेशन का है। ठीक है, तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में बेसिक जो फर्क है, ठीक है, वो इतना ही है कि एक में ओनली सिलेक्शन, दूसरे में सिलेक्शन और अरेंज। कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन मुझे सिलेक्ट और अरेंज दोनों बता रहा है। बोल रहा है कि हाउ मेनी 3 लेटर्स वर्ड कैन बी फॉर्म, हमें बोला है 3 लेटर वाला कितने सारे वर्ड बन सकता है, तो 3 लेटर पहले तो यहाँ से लेना पड़ेगा, तो सिलेक्ट। ठीक है, और अगर मुझे 3 लेटर वाला वर्ड बनाना है तो मुझे उसे अरेंज भी करना पड़ेगा, तभी जाके 3 लेटर से अलग अलग वर्ड बन सकता है। ठीक है, और मीनिंग तो मैंने पहले ही बोला, यहाँ पर इस चैप्टर में मीनिंग का कोई भी कंसेप्ट नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का हो गया आंसर, मैच हुआ है 120 और 210, सही बात। ठीक है, अच्छा अब देखो ये वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल 3, तुम लोग बताना क्या होगा। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज, कितने अलग अलग तरीके से 5 पर्सन स्टैंड इन ए लाइन फॉर ए ग्रुप फोटोग्राफ। ठीक है, फोटो तो तुम लोग आजकल लेते ही हो काफी, ठीक है, जो लोग लेते हो, नहीं भी लेते हो ठीक है, कभी कभार तो लेते ही होगे। तो अगर ग्रुप में लाइन बाय लाइन 5 लोगों को खड़ा होना है फोटो लेने के लिए, तो वो लोग कितने तरीके से खड़े हो सकते हैं, क्या तुम लोग मुझे बताओगे इसका आंसर कैसे करोगे। 5p5। 5p5 सही है, ठीक है, 5p5 करना पड़ेगा।
ये देखो एग्जाम्पल 3, जैसे हमारे पास n इस क्वेश्चन में कितना होगा और r कितना होगा। 5 लोग हैं टोटल। मैंने बोला था n होता है टोटल नंबर ऑफ थिंग्स। थिंग्स कुछ भी हो सकता है, चॉकलेट, बिस्किट, इंसान, चेयर, टेबल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया n5। 5 लोग हैं, 5 में से 5 ही लोग तो फोटो जो है लेना चाहते हैं एक साथ, ऐसा तो नहीं है कि 2 या 3 ऐसा। तो 5 में से 5 ही लोगों को लेना है। हमें सोचना है कितने तरीके से, जैसे मान लो ABCDE ए, ठीक है, 1 2 3 4 5, मैंने 6 लिख दिया। ये 6 लोग हैं, ठीक है। अब ये 6 लोग कितने तरीके से फोटो ले सकते हैं, ABCDE या फिर ABCED ऐसे करके, ABECD, लेकिन ऐसे करके लिखना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है 3 से ज्यादा हो जाता है तो हमारे लिए लिखना पॉसिबल नहीं होता है। तो बेसिकली हमें सिलेक्ट और अरेंज करना है, तो परमुटेशन, तो 5P5 और 5P5 क्या होता है, अभी अभी हम लोगों ने देखा 5 फैक्टोरियल। क्योंकि देखो ये वाला अगर, हाँ 5 फैक्टोरियल, ये अगर याद रखोगे तो जल्दी होगा, अदरवाइज उसको फिर सॉल्व करने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो NPN, इससे क्या होता है, याद भी हो जाता है, फॉर्मूले को अप्लाई करते जाओगे तो याद हो जाएगा। 5P5 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल का आंसर क्या होता है, मुझे तो याद रहता है, हम लिख देते हैं 120, ठीक है। तो 120 तरीके से ये लोग अपना फोटो खींच सकते हैं, जैसा इनको पसंद है कर ले, ठीक है। लेकिन ये 5 लोग हैं, 5 लोगों को एक बार इसको इधर, एक बार उसको उधर, ऐसे करके अगर खड़ा करते हैं तो 120 तरीके से ये लोग खड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम्पल 3, ठीक है, 120। और आंसर नॉर्मली बेस में होता है, ठीक है। तो वो जरूरी नहीं है, तुम लोग के ऑप्शन में बेस लिखा हुआ नहीं रहता है, तुम लोग को सिर्फ टिक करना होता है। एग्जाम्पल 4, ये वाला क्या बोला है, देखो एग्जाम्पल 4, इसमें बोला है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड prizes are to be awarded at an engineering fair in which 13 exhibits have been entered. In how many different ways can the prizes be awarded? बोल रहा है कि कोई एक इंजीनियरिंग फेयर अरेंज किया गया है जहां पर 3 प्राइज दिया जाएगा। फर्स्ट जो होगा उसे, सेकेंड, थर्ड, ठीक है, ये 3 प्राइज दिया जाएगा। और इस कंपटीशन में कितने लोग हैं, ये जो फेयर है, मतलब एक्चुअली कंपटीशन, ये एग्जीबिशन चल रहा है, ठीक है। तो कितने एग्जिबिट्स हैं यहाँ पर, 13 एग्जिबिट्स हैं, ठीक है। तो कितने तरीके से प्राइज दिया जा सकता है, 13P3। 13P3, सही बात। देखो 13P3 होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर n क्या है और r क्या है। n का मतलब टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, तो यहाँ पर 13 में से कोई भी 3 लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होंगे। 13 में से, 13 में से कोई भी 3 लोग ही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होंगे। मान लो 13 लोग ऐसे हैं, A B नाम, ठीक है, मिस्टर A, मिस्टर B या जो भी हो, ठीक है, CDEFGHIJKLM, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब 13 में से या तो ये 3 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हो सकते हैं, या तो ये 3 हो सकते हैं, या तो ये 3 हो सकते हैं, या तो ये 2 और ये लास्ट वाला, कुछ भी हो सकता है ना। तो हमें बताना है कि प्रोबेबली कितने तरीके से प्राइस दिया जा सकता है। अगर ये 3 हुए तो एक तरीका, अगर ये 3 हुए तो और एक तरीका, अगर ये 3 हुए तो और एक तरीका। तो हमें क्या करना है, कैसे पता करना है, तो हमारे पास टोटल 13 लोग हैं, 13 में से 3 ही लोग प्राइज ले सकते हैं, क्योंकि 3 पोजीशन ही डिफाइन किया गया है। तो देखो 3 पोजीशन को हमें फिलअप करना है, लोग 13 है, ठीक है। तो फिर हो जाएगा 13P3। अब इसका आंसर कैसे करोगे, फॉर्मूला लगाओ, 13 फैक्टोरियल 13 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 13 फैक्टोरियल और ये हो गया 10 फैक्टोरियल। तो 13 12 11 और इसको 10 ही लिख देंगे, इसको पूरा मत लिखो, नहीं तो टाइम जाएगा। 13 12 और 11 1716 1716 तरीका हो सकता है इनको प्राइस देने का। अब जो होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड उसी को मिलेगा, लेकिन अभी तो हमें पता नहीं है एक्चुअली इनमें से कौन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है। अगर हमें पूछेगा कि कितने तरीके से दे सकते हैं, तो इतना हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखो एक सिंपल एग्जांपल बताते हैं, जैसे मान लो 3 जन है क्लास में, ABC, ठीक है। अब इन 3 को मुझे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का प्राइस देना है, तो कितने तरीके से हो सकता है, या तो A फर्स्ट होगा, B सेकंड, C थर्ड। ये मानो मैंने फर्स्ट पोजीशन रखा है, ये सेकंड, ये थर्ड। या फिर ऐसा हो सकता है कि
ए फर्स्ट होगा, सी बी सेकंड होगा, इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। या फिर ऐसे हो सकता है बी फर्स्ट हुआ, ए और सी ऐसे, ठीक है। या फिर बी फर्स्ट हो जाएगा, सी ए ऐसे। या फिर सी ए बी सी बी ए, यानी 6 तरीका। तो 3 लोग 3 पोजीशन, ठीक है। तो 3p3 3p3 6 होता है, ठीक है। ऐसे करके तुम लोग अपने कंफर्मेशन के लिए, चीजों को और भी अच्छे से समझने के लिए कोई भी छोटा मोटा एग्जाम्पल लेके इस चीज को मैच कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम लोग को ऐसा लगता है कि ये कैसे हो रहा है, देखो वैसे तो समझ में आना चाहिए, लेकिन जब भी कोई क्वेश्चन में डाउट होता है ना, तो अपने हिसाब से छोटा डेटा लेके उसको चेक करना चाहिए, ठीक है। तो इससे बेस स्ट्रांग हो जाता है। तो ये हो गया हम लोग का एग्जाम्पल 4। अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 5। ये थोड़ा सा क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा घुमा के दिया है, ठीक है। देखो हो जाएगा, ऐसा बात नहीं कि नहीं होता है। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज, ठीक है, कितने अलग तरीके से 3 स्टूडेंट्स बी एसोसिएटेड विथ 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एज्यूमिंग दैट ईच चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैन टेक इन एट मोस्ट 1 स्टूडेंट। हम बताते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि 3 स्टूडेंट है, ठीक है, और 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट है। क्वेश्चन में ये बोला है कि 3 स्टूडेंट है और 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है। एग्जाम्पल 5, ठीक है। स्टूडेंट 4 सीए है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया CA1 CA2 CA3 और CA4 समझाने के लिए, ठीक है। और हम लोगों के स्टूडेंट 3 है, 1 2 और 3, ठीक है, ये बताया है। ये हो गए स्टूडेंट्स, स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 स्टूडेंट 3। अब क्वेश्चन फिर से पढ़ो। बोल रहा है कि कितने तरीके से 3 स्टूडेंट्स भी एसोसिएटेड, मतलब 3 स्टूडेंट्स कैसे एसोसिएट हो सकते हैं, मतलब जुड़ सकते हैं विथ 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ। एज्यूमिंग, ये असम्पशन है कि ईच चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैन टेक एट मोस्ट 1 स्टूडेंट, मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक ही स्टूडेंट्स को रख सकता है, एक ही स्टूडेंट को रख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि फिर कितने सारे तरीके होंगे। तो यहाँ पर मुझे एक चीज बताओ कि एन और आर क्या है, मतलब एन कौन है और आर कौन है। यहाँ तो ह्यूमन बीइंग ही है, स्टूडेंट भी ह्यूमन बीइंग है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो मुझे बोलो कौन किसको मतलब एन क्या है, आर क्या है, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स क्या है, और नंबर ऑफ थिंग्स सिलेक्ट एट ए टाइम क्या है, बोलो। पहले यहाँ पर ये सोचो कि क्या होगा, क्या स्टूडेंट्स कोई भी एक सीए फर्म में सीए को चूज करने जा रहे हैं, ठीक है, या फिर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो स्टूडेंट को ले रहे हैं, क्या हो रहा है बोलो तो, कौन किसको ले रहा है। एक चीज हमेशा याद रखो, एन का वैल्यू कभी भी आर से कम नहीं हो सकता है, इसका भी ध्यान रख के भी बता सकते हैं। N4 हाँ बोलो, अरे वो बोलो ना, आवाज कट गया। and N4 हाँ N4 और आर, आर बताओ। R2 R3, ठीक है। एक्चुअली क्या होगा यहाँ पर, अब हमें ऐसे R1 लग रहा है, हाँ बोलो, R3 होगा, N4 होगा। देखो एक्चुअली क्या होगा कि यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो किसी भी एक फर्म में चले जाएंगे, ठीक है। स्टूडेंट किसी भी एक फर्म में जाएंगे, यहाँ पर सीए स्टूडेंट को चूज नहीं कर रहा है, स्टूडेंट एक फर्म चूज कर रहा है। क्योंकि नॉर्मली तुम लोग देखोगे, तुम लोग के प्रोफेशनल कोर्स में चाहे सीए हो सीएस हो या सीएमए हो, इंटर में जाके क्या होता है, इंटर में ग्रुप पास करने के बाद स्पेशली ग्रुप 1 अलग अलग जो है प्रोसेस होता है कोर्सेस का तुम लोग का। तो उसमें क्या होता है, तुम लोग को जो है ट्रेनिंग में जाना पड़ता है, तो तुम लोग को खुद से एक फर्म सिलेक्ट करना पड़ता है, सभी के केस में ये होता है, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, जो सीए हो या सीएमए हो या फिर सीएस हो, वो फर्म थोड़ी ना ढूंढने निकलता है स्टूडेंट, ठीक है। जरूरत होने पे कभी कभी वो भी एप्लीकेशन देते हैं, लेकिन नॉर्मली स्टूडेंट ही ढूंढता है कि भाई मुझे एक फर्म चाहिए। तो यहाँ पर भी वही कंसेप्ट हो रहा है कि स्टूडेंट कोई भी एक फर्म में जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो जैसे कि हम समझा रहे हैं, ये स्टूडेंट 1 या तो इनके साथ जुड़ सकता है, या तो इनके साथ, या तो इनके साथ, या फिर इनके साथ। तो स्टूडेंट 1 के पास कितने सारे ऑप्शंस है बोल सकते हो, जुड़ने के लिए कितने सारे फर्म के ऑप्शंस है। 4 4,
ठीक है। अब ये किसी भी एक जन के साथ तो जुड़ेगा, किसी भी एक जन के साथ जुड़ गया तो मार्केट में एक फर्म तो कम हो गया, क्योंकि देखो हमें बताया है कि एक फर्म एट ए टाइम एक ही स्टूडेंट को ले सकता है। मान लो ये स्टूडेंट 1 इनके साथ जुड़ गया है, ठीक है, तो अब स्टूडेंट 2 जब अपना फर्म ढूंढ रहा है तो उसके पास कितना ऑप्शंस होगा, ये बताओ। 3. 3 ऑप्शंस होगा, ठीक है। अब ये भी किसी एक जन के साथ जुड़ जाएगा, तीनों में से किसी एक जन के साथ वो जुड़ गया, मान लो इसके साथ जुड़ गया, ठीक है। अब ये स्टूडेंट 3 जब ढूंढ रहा है, इसके पास कितने ऑप्शंस होंगे, कोई कौन से फर्म में जाने का, मतलब 2 ऑप्शंस, ठीक है। अब ये सभी ऑप्शंस जो है, ये देखो ये ऑप्शंस हमेशा हमें ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो आंसर कितना हो जाएगा 24, ठीक है। अब इसको भी तुम लोग करोगे तो आंसर 24 ही आएगा। तो मैंने इस क्वेश्चन को तुम लोग वो ऑप्शंस वाला जो कंसेप्ट सिखाया था उससे समझाने का कोशिश किया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4p3, चेक करके देखो सेम आंसर आएगा। तो 4 फैक्टोरियल 24 ही होता है, तुम लोग चेक करके देखो 4 फैक्टोरियल 24 ही होता है। और ये कंसेप्ट मैंने बताया क्योंकि देखो ये क्वेश्चन ना NP4 से मतलब NPR से हो तो जाता है, लेकिन बहुत से लोगों को ये लगता है कि हम लोग जो सीए फॉर्म है वो स्टूडेंट को सिलेक्ट करा है तो ये 3 और ये 4 होगा, क्योंकि सीए फॉर्म जो है वो 3 में से कोई एक स्टूडेंट को लेगा, तो फिर 3 में से कोई एक स्टूडेंट को लेगा, तो फिर इसका हिसाब इस तरीके से होगा। तो ऐसा नहीं होता, यहाँ पर हो गया कि स्टूडेंट ऐसे सोच रहा है, ऐसे सोचना चाहिए तुम लोगों को कि मेरे पास 4 फॉर्म अवेलेबल है, ठीक है, मेरे पास 4 फॉर्म अवेलेबल है, 4 फॉर्म के लिए 3 स्टूडेंट अवेलेबल है, ठीक है। तो टोटल 4 फॉर्म्स या फिर 4 सीए, ठीक है, उसमें से हमें कोई भी 3 सीए को लेना पड़ेगा, ठीक है। एक के पास कोई भी स्टूडेंट नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि 3 स्टूडेंट है, जगह 4 है, ठीक है, 4 जगह है लेकिन स्टूडेंट तो 3 है। या फिर इसको ऐसे ऑप्शंस के हिसाब से भी समझ सकते हो, जैसा समझना चाहो, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 24 डेज, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार फिर से देख लो ये क्वेश्चन को क्या बोला है। यहाँ पर इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज 3 स्टूडेंट्स कैन बी एसोसिएट, मतलब ये स्टूडेंट को पूछा जा रहा है कि 3 स्टूडेंट्स कैसे 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ एसोसिएट हो सकते हैं। कंडीशन है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एट ए टाइम एक ही स्टूडेंट को रख सकता है। तो फिर अब ये तो स्टूडेंट को सोचना पड़ेगा, तो स्टूडेंट के लिए क्या हो जाएगा, मार्केट में फर्म 4 है, 4 में से वो कोई भी 3 फर्म अपने अपने लिए अवेल कर सकते हैं, मतलब ये तीनों अगर एक साथ जा रहे हैं तो उस हिसाब से। तो सिलेक्शन हमें कैसे करना है, 4 में से कोई 3, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब एग्जाम्पल 6, ठीक है। ये क्या दिया है, देखो क्वेश्चन ऐसे दिया है 6 इंटू NP3 इक्वल 7 इंटू N-1P3। इसको सॉल्व करके यहाँ दिया है, लेकिन हम तुम लोग को सॉल्व नहीं करवाएंगे, रीजन मैंने पहले ही बता दिया कि हमें सॉल्व करने का, यहाँ पर दूसरा चीज दिया था, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये वाला करो, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा कुछ चीज दिया है सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखेंगे, N जो है मैंने ऑप्शन दे दिया, चलो N21, N20, N13 और N10, तुम लोग बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही जाता है। चेक कर करके देखना कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है। मतलब फाइंड N, ठीक है, क्वेश्चन ये है कि फाइंड N। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए से ही जा रहा है, सही है, ऑप्शन ए से ही आंसर आ जाए, ठीक है, ऑप्शन ए। चलो हम चेक करके देखते हैं क्या करना है, तुम लोग को इनका वैल्यू पुट करना है। यहाँ पर लिखा 21P3, इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। 21 माइनस 3 फैक्टर n factorial n minus 3, 6 into 21 factorial divided by 21 minus 3,
21 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 18 फैक्टोरियल हो जाना चाहिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने से 6 इंटू 21 इंटू 20 इंटू 19, हाँ ए सही है, ए आंसर। 18 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। अब ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं कैलकुलेटर को, 6, 21, 20 और 19, तो ये हो गया 47,000, 47,880। ठीक है, अब इधर का चेक करते हैं। इधर है 7 इंटू 21 माइनस 1 P3, तो 7 इंटू 20 P3। ठीक है, तो यहाँ पर 7 इंटू 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 20 माइनस 3, 7 इंटू 20, ये कितना हो जाएगा 20, ये 17 फैक्टोरियल, तो 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 फैक्टोरियल। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर कितना आ रहा है, 7 इंटू 20 इंटू 20, 19 और 47,880। ठीक है, इससे मैच हो गया 47,880। ठीक है, एक्चुअली ये क्वेश्चन 6 ही था, मैंने ध्यान नहीं दिया, रुको क्वेश्चन 6 को एक बार पढ़ के बताते तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा। चलो ये समझ में आ गया क्या है। ठीक है, ये जस्ट मैंने सोल्यूशन दिया था। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन, जो क्वेश्चन 6 है वही बताते हैं। बोल रहे इफ 6 टाइम्स मतलब 6 गुना द नंबर परमुटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन 3 एट ए टाइम। अच्छा मुझे बोलो, परमुटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन 3 एट ए टाइम को कैसे लिख सकते हो? n चीजों को परमुटेशन करना है, मतलब सिलेक्ट और अरेंज करना है, और एट ए टाइम 3 चीज लेना है, तो इस केस में n और r कितना कितना होगा? एन N ही ही होगा। मैम रहेगा n और R3 होगा। सभी ने सही बोला है, n n ही रहेगा, r 3 रहेगा, और इसको लिखेंगे कैसे फिर, np3। ठीक है, इफ 6 टाइम्स, अच्छा इसका 6 टाइम्स, तो 6 टाइम्स को कैसे लिखेंगे, इसका 6 टाइम्स कैसे दिखाएंगे, कोई भी डेटा का 6 टाइम्स कैसे लिखेंगे? इंटू 6, सही है। ठीक है, ये यहां तक जो मैंने लाइन लगाया उसका मतलब ये बन जाता है, इज इक्वल टू, बोल रहा है ये इक्वल है किसके साथ, 7 टाइम्स द नंबर ऑफ परमुटेशन। पहले ये बताओ, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n माइनस 1 थिंग्स टेकन 3 एट ए टाइम। ठीक है, तो नंबर ऑफ परमुटेशन निकालना है n माइनस 1 थिंग्स का टेकन 3 एट ए टाइम, उसमें n और r कितना है, ये लाइन में n और r कितना है? एन इक्वल्स टू मैम n हो एन जाएगा n-1 r, r3। R3। तो इसको लिखेंगे कैसे, n माइनस 1 p3। ठीक है, तो बोला है कि द नंबर ऑफ परमुटेशन, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n माइनस 1 थिंग्स टेकन 3 एट ए टाइम, हम लोगों ने लिख लिया। अब ये बोला है 7 टाइम्स, 7 टाइम्स को क्या लिखेंगे, इंटू 7, और ये दोनों इक्वल है, तो मतलब ऐसे हो गया n माइनस 1 इंटू p3 इंटू 7। ठीक है, तो मेरा क्या इक्वेशन बना, np3 इंटू 6 इक्वल n माइनस 1 p3 इंटू 7, इस क्वेश्चन का। और उसी का मैंने सोल्यूशन करवाया, एक्चुअली मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने डायरेक्टली इसको लिख दिया बाई चांस। ठीक है, वो आदत हो गया है करवाते करवाते, तो देखो वही चीज हम लोगों ने ना यहाँ पर किया। ये 6 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट ये सोल्यूशन नहीं था, हमें ये क्वेश्चन को बनाना था, उसके बाद सॉल्व करना था। तो ये देखो मैंने अभी बता दिया, np3 इंटू 6 इक्वल 7 इंटू n माइनस 1 p3। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को पढ़ के तुम लोग को ये बनाना चाहिए था। ठीक है, जो मैंने अभी सिखा दिया कि ये इक्वेशन कैसे रेडी होगा, इक्वेशन रेडी हो गया, और इसके बाद तुम लोग को सॉल्व करने का जरूरत नहीं होगा, इसीलिए क्योंकि ऑप्शंस तो तुम लोग के पास अवेलेबल रहेगा, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन नहीं रहेगा। तो ये क्वेश्चन में मैंने ये वाला थोड़ा सा स्किप कर दिया था, तो वो मैंने बता दिया कैसे हो। ठीक है, अच्छा और एक करेंगे लास्ट, इसको सॉल्व किया है, हमें सॉल्व करने का जरूरत है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर
ये डिजिट्स वाला दिया है, कंप्यूट द सम ऑफ, ये तो एकदम लास्ट में करेंगे, ये वाला एकदम लास्ट में करेंगे, ये याद रखो। एग्जाम्पल 7, जैसे लास्ट चैप्टर में भी मैंने कुछ क्वेश्चंस बाकी रखा था, तुम लोग नोट डाउन कर लो, ये हम लोग लास्ट में करेंगे एकदम जब चैप्टर कंप्लीट होने को आएगा। अभी 8th नंबर वाला करेंगे। देखो यहाँ पर बोला है एग्जाम्पल 8, यहाँ पर बोला है कि NP3 60 है तो फाइंड n, ठीक है, फाइंड n, और n का ऑप्शन दे देते हैं क्योंकि ऑप्शन तो देगा, बिना ऑप्शन के तुम लोग को सॉल्व करना नेसेसरी नहीं है, तो हम अपने मन से ऑप्शन दे दिए हैं, तुम लोग बताओ कौन सा होगा। ये नन ऑफ दिस कर देते हैं, नॉट कर दिए मतलब नन ऑफ दिस, ठीक है, शॉर्ट में लिख। ऑप्शन सी 5। ऑप्शन सी 5, देखो 6P3 से होता है कि नहीं, पहले ऑप्शन ए से चेक करते हैं। ट्वेंटी इंटू 6, 120, ये तो 60 है, तो ऑप्शन ए नहीं हुआ। चलो बी 4P3, 4 फैक्टोरियल 4 3 2 1 24 होता है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी 5P3, देखो 5 - 3 यहाँ पर 2 आ जाएगा, 5 4 3 2 लिख के यहाँ पर नीचे 2 के साथ कैंसिल, 4 3 12, 12 5 60, ठीक है, यहाँ पर 60 हो गया, यानी कि ऑप्शन ए हम लोग का आंसर हो जा रहा है, ठीक है, तो इससे हम लोग का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए बोल रहे, सॉरी ऑप्शन सी, ये करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा, ऐसा ही एक है, सेम टाइप में इसीलिए दे रहे, 54PR+3 इक्वल 30,800:1, ठीक है, फाइंड आर, आर फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस है A41, B40, C50, डी नन ऑफ दिस, ठीक है, बताओ क्या होगा। इस टू का मतलब पता है, डिवाइड होता है, ठीक है, मतलब ये दोनों साइड डिवाइड करने से ये आना चाहिए 30,800 डिवाइडेड बाई 1, ये आना चाहिए, तो चेक करके देखो कौन से आंसर आ रहा है। ऑप्शन ए से हम भी देख रहे हैं, तुम लोग भी करो, ये सब आर का ऑप्शंस दिया है, ठीक है।
बोलो कौन सा आंसर आया? मेरा तो हो गया है सोल्यूशन। देखो पहले वाले से ही हो जाएगा, लेकिन कैसे करने से हमारा जल्दी होगा वो देखना चाहिए। तो देखो हम एक बार बता देते, 56 को 56 ही रखा, आर के जगह मैंने ऑप्शन ए से 41 लिया, 41 प्लस 6, 54 जैसा था वैसा है। आर के जगह मैंने 41 लिया, 41 प्लस 3, तो ये 56, 41 प्लस 6 47 होता है, 54 41 प्लस 3 44 होता है। सिंपल ऐड किया और कुछ भी नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर एनपीआर का फॉर्मूला n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल, अगेन n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। उसके बाद क्या किया, सिंपल माइनस किया। यहाँ पर 56 फैक्टोरियल जैसे था वैसे लिखा, 56 माइनस 47 करने पे 9 फैक्टोरियल होता है, 54 जैसा था वैसे लिखा, 54 माइनस 44 करने से 10 फैक्टोरियल होता है, वो भी मैंने लिख लिया, ठीक है। अब देखो क्या किया, जैसे नॉर्मल रिवर्स करते वैसे किया, 56 बाई 9 मतलब दोनों का फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 54 फैक्टोरियल। अब मैंने बोला स्प्लिट हमेशा बिगर वैल्यू को करना चाहिए, तो ये सब में बिगर जो है, अगर 9 और 10 में देखे तो 10, और 54 और 56 में देखे तो 56, क्योंकि देखो ये दोनों 50 के कैटेगरी में है, ये 10 9 के कैटेगरी में है, तो मैंने उस तरीके से स्प्लिट किया। तो 9 को 9 ही रखा, 10 को 10 इंटू 9 फैक्टोरियल किया, 9 फैक्टोरियल कैंसिल कर दिया, इधर से 10 बच गया। सेम तरीके से 56 और 54 में अगर देखो, 54 को एज इट इज रखा, 56 को 56 55 54 तक लिखा, ये दोनों कैंसिल आउट कर दिया। कैलकुलेटर लिया, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया ये तीनों डेटा को, तो 30,800 नीचे ये 1 हो गया, ये 0 नहीं होता है, 30,800 इज टू 1, तो ये आंसर आ गया हम लोग का ऑप्शन, ठीक है। तो आई थिंक कि ऐसे करके करोगे तो जल्दी होगा, ये देखना है कि कैसे करने से जल्दी होगा, ठीक है। तो अब देखो ये फॉर्मूला काफी सारा कैलकुलेशन कर लिया, याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट दिन से हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो 6p3 हम ऐसे लिख रहे हैं ना, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3, इस चीज को हम इग्नोर करेंगे, डायरेक्टली हम यहाँ पर 3 फैक्टोरियल लिखेंगे। तो इतना प्रैक्टिस करो कि इस चीज को समझ पाओ, मतलब फिर वो मत बोलो कि ये 3 फैक्टोरियल कहाँ से आया, क्योंकि इतना लिखना पॉसिबल नहीं होगा इतने सारे क्वेश्चन को करने के लिए, और तुम लोग को भी हैबिट करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी में जाओगे तो फिर तो कंपलसरी ये करना ही पड़ता है। तो n फैक्टोरियल n माइनस आर होता है, तो n माइनस आर जो है उसको बार बार लिखेंगे नहीं, प्रैक्टिस इतना करो कि डायरेक्टली ये माइनस करके लिख पाओ। तो नेक्स्ट दिन से हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे, तो उस हिसाब से तुम लोग को प्रैक्टिस करना है। आज जो किया वो करने से मेरे हिसाब से काफी है, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करें। थैंक यू मैम। ठीक है।